सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। रोहित की वजह से हैट्रिक नहीं हुई मतलब मैच वैच में क्या चल रहा भैया? क्या हैट्रिक नहीं हुई रोहित की वजह से? हैट्रिक वैट्रिक मार दिया किसी ने? हम्म क्यों? मोहम्मद शमी 5 विकेट? हाँ चलो, तो शुरू करते हैं फिर। सर आज रहन दो, मैच है। हाँ तो रहन दो, मना कौन कर रहा है? रहन दो, एन्जॉय योर मैच बॉय। चलो भाई, तो शुरू करते हैं। आज लेक्चर नंबर 6 रहेगा कि 7 रहेगा भैया? 7 है ना आज तो? हाँ 7 है आज, ठीक है। इग्नाइट योर क्यूरोसिटी, लेकिन लेक्चर नंबर 7 के साथ 6 नहीं आज। लेट्स स्टार्ट विद रिविजन। जो हमने कल पढ़ा था, जाकिर हुसैन इज एसोसिएटेड विद विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑन 12 अगस्त डैश द मुगल एम्पर अपॉइंटेड डैश द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल। और वेयर डज दी अलकनंदा जॉइन दी भागीरथी रिवर इन इंडिया। तो जाकिर हुसैन किससे संबंधित है? ही इज़ एसोसिएटेड विद दी तबला। और इनको पद्म विभूषण कब मिला था? 2023 में, बहुत ही रिसेंट में। ठीक है, 4 ग्रामी मिल चुके हैं। देन अगर बात करेंगे तो इनके फादर का नाम उस्ताद अल्लाह रखा था। पंजाब घराने से बिलोंग करते हैं। ठीक, पंडित स्वपन चौधरी का नाम मैंने बताया था, वो भी तबला से एसोसिएटेड है। 12 अगस्त 1765 को यहाँ पे दीवान ऑफ बंगाल, हमने देखा था कि दीवानी राइट्स दिए गए थे बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा को, के लिए थे ब्रिटिशर ने दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा विद द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद है उससे क्या किया था? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से ये राइट्स को लिया था। और जो निज़ामत फंक्शंस हैं वो एक्चुअल में कि भाई हम 56 लाख रुपीज़ तो हमें देते रहना, निज़ामत फंक्शन हम करके देते रहेंगे। वेयर डज अलकनंदा रिवर ज्वाइन भागीरथी? तो हमने पंच प्रयाग पढ़े थे। अलकनंदा भागीरथी को कहाँ पर ज्वाइन कर रही थी? बीड़ी करके हमने याद किया था, तो देव प्रयाग में, देव प्रयाग में है ना। हमने कैसे क्या याद किया था? तो पी के याद किया था, एम आर याद किया था। नंदाकिनी तो नंद प्रयाग में ही मिल रही थी। और क्या याद किया था? एक और था ना। तो पी के क्या है? पिंडर रिवर जहाँ अलकनंदा को मिल रही है वो कर्ण प्रयाग, जहाँ मंदाकिनी मिल रही है वो रुद्र प्रयाग, जहाँ नंदाकिनी मिल रही है वो नंद प्रयाग, जहाँ धौली गंगा मिल रही है वो विष्णु प्रयाग। डीवी करके याद किया था, और बीडी। ठीक। देन भरतनाट्यम कहाँ का क्लासिकल डांस है? इज़ अ क्लासिकल डांस ऑफ डैश, तो ये है तमिलनाडु का। इसको एक हार्य के नाम से जानते हैं, सादीर के नाम से जानते हैं, सादीर अट्टम। एंड 1910 में ब्रिटिशर्स ने इस पर बैन लगा दिया था। बाकी हमने इसके एक्सपोनेंट पढ़े थे कि वो भरत कलारम बजी, और वो इस तरह से सारा कुछ पूरा हमारा वो स्टोरी था जिसके थ्रू हमने सारे एक्सपोनेंट पढ़े थे। इसके बारे में हमें नाट्य शास्त्र, जो कि 5th वेद के नाम से जाना जाता है, जो भरत मुनि ने कंपोज किया, तो उसमें मिल जाएगा। इलांगो अडिगल की शीलापतिक्रम में देखने को मिल जाएगा। डैश पार्ट ऑफ जाइलम टिश्यू इन प्लांट स्टोर्स फूड, तो क्या स्टोर करता है फूड को? तो जाइलम के हमने डिफरेंट पार्ट्स पढ़े थे, और उसमें देखा था कि जो जाइलम पैरनकाइमा है, पैरनकाइमा किसी का भी हो, वो फूड स्टोर करता है। ठीक है, तो ये फूड स्टोर करता है। और ये जो होता है, हमने ये भी देखा था कि ये एकमात्र लिविंग टिश्यू होता है जाइलम का, बाकी सारे डेड होते हैं। फ्लोएम में जब बात करते हैं तो फ्लोएम फाइबर एकमात्र डेड होता है, बाकी सब लिविंग होते हैं। जाइलम किसका ट्रांसपोर्ट करता है? जाइलम जल का, यानी कि वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है। वहीं फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम ये फल का यानी कि फूड का ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था लेक्चर नंबर 6 में कल। 5 मिनट वेट करने के लिए बोल रहे हैं, मुझे पता है भाई, लास्ट ओवर चल रहा है। सर और इसी से आज थोड़ा सा जनता भी कम दिख रही है। सर करंट अफेयर्स ऐड कर दो 5 क्वेश्चन सर। ओके रवि मीना जी, करंट अफेयर्स का भी भाई क्या 5 मिनट, आई थिंक ख़त्म हो गया सब, ढेर हो गया सब, है ना। 2 बॉल बच गई। मुस्तफ़िज़ुर रहमान, शाकिब नहीं खेल रहा है क्या? तंजीम हसन साकिब, अच्छा दूसरा साकिब हसन आया है क्या? वो साकिब हसन था, ये हसन साकिब है।
ओके, सब नए नए आ गए। चलो तो अभी शुरू करें। किसका मैच है? अरे किसी का नहीं, ये बस कौन सा वो ढोलकपुर वर्सेस चलो भाई तो शुरू करते हैं। चलो तो पहला क्वेश्चन ये रहा, जॉर्ज लेमाइटर इज रिलेटेड विद दी। तो जॉर्ज लेमाइटर किससे संबंधित हैं? बिग बैंग थियोरी, इलेक्ट्रिक करंट, सोलर सिस्टम या फिर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए से तो संबंधित नहीं है। डीएनए से कौन संबंधित है? एक तो फ्रेडरिक मिशर, ये कैसे संबंधित है डीएनए से बताएंगे, और वॉटसन और क्रिक, ये कैसे संबंधित है? तो ये इन्होंने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर दिया था और इन्होंने जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है उसकी डिस्कवरी करी थी। ठीक, इतनी चीज़ क्लियर। सोलर सिस्टम की एवोल्यूशन के रिगार्डिंग जब हम थ्योरीज पढ़ते हैं तो वो हमारी थ्योरी होती है जिसको हम नेबुलर लैप्लेस थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, जो सोलर सिस्टम के एवोल्यूशन को लेकर थ्योरी है उसको हम बोलते हैं नेबुलर लैप्लेस थ्योरी। इस थ्योरी के हिसाब से जो नेबुला होता है, नेबुला क्या होता है? एक रोटेटिंग क्लाउड होता है डस्ट और गैसेस का। ये रोटेटिंग क्लाउड है डस्ट एंड गैसेस का, रोटेट हो के क्या बना? सेंटर में सन का फॉर्मेशन हो गया, सेंटर में वो गैसेस चली गई जो बहुत ही लाइट हैं। तो मेनली जो हाइड्रोजन और हीलियम है, इससे हमारा बन गया सन। आपको पता होना चाहिए रफली 70% इसमें आपका हाइड्रोजन होता है, रफली 30% इसमें हीलियम होता है। तो इससे हमारा फॉर्मेशन हो गया सन का। और बाकी जो ये कंसेंट्रिक रिंग्स बनी, ये डिफरेंट हमारे 8 प्लैनेट बन के निकले। और इसी से ही यहाँ पे एक हीलियोसेंट्रिक थ्योरी भी दी गई थी। ये किसने दी थी? हीलियोसेंट्रिक थ्योरी, जिसका मतलब ये होता है कि जो सन है वो हमारा सेंटर पे और बाकी 8 प्लैनेट उसके अराउंड घूम रहे हैं। ये थ्योरी दी थी कॉपरनिकस ने। नेबुलर जो लैप्लेस थ्योरी है, सबसे पहले तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि नेबुलर लैप्लेस थ्योरी में सबसे पहले जो इमैनुअल कांत हैं, किसने? इमैनुअल कांत। उन्होंने 1755 में 1755 में ये चीज़ को थोड़ा सा रखा था, देन इस पर काम किया था लैप्लेस ने। किसने काम किया था? लैप्लेस ने। और उन्होंने एकदम विस्तृत तरीके से 1796 में ये पूरी थ्योरी को दिया था। तो ये ध्यान रखेंगे, नेबुलर लैप्लेस थ्योरी किसने दिया, हीलियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दिया, और ये थ्योरी रिलेटेड है आपके सोलर सिस्टम के एवोल्यूशन से। क्लियर? देन वही अगर हम बात करें, जॉर्ज लेमाइटर जो हैं ये संबंधित हैं आपके बिग बैंग थ्योरी से। अब ये बिग बैंग थ्योरी क्या बोलती है? तो बिग बैंग थ्योरी इज़ रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। इट इज़ रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, उसके उत्पत्ति से संबंधित है ये। और ज़रा बताइए यूनिवर्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो हमारा यूनिवर्स है ये एक इन्फाइनेटली हॉट डेंस काइंड ऑफ एक मैटर था, इन्फाइनेटली हॉट डेंस मैटर था। और इसमें क्या हुआ? एक्सप्लोजन हुआ। उस एक्सप्लोजन के चलते यहाँ पर हमारे डिफरेंट जो गैलेक्सीज़ हैं, जो उसमें उन डिफरेंट गैलेक्सीज़ में जो डिफरेंट सोलर सिस्टम हैं, उन सोलर सिस्टम में डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, उन सब का एवोल्यूशन ऐसे ही हुआ। ठीक, और आज भी एक्सपेंशन चल रहा है। इसी वजह से जो 2 सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, बी 2 प्लैनेट, बी 2 स्टार्स और 2 गैलेक्सीज, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कॉन्टिन्यूसली बढ़ती चली जा रही है। भले बढ़ती चली जा रही है उनके बीच की डिस्टेंस, लेकिन स्टेडी स्टेट थ्योरी जो दिया था, स्टेडी स्टेट थ्योरी जो कि दिया था फ्रेड हॉयल ने दिया था स्टेडी स्टेट थ्योरी। उसके अनुसार ये जो एवरेज डेंसिटी है यूनिवर्स की, इट इज़ कांस्टेंट। ये जो है ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये किसने दिया था? हॉयल ने। और यूनिवर्स की स्टडी को हम बोलते हैं कॉस्मोलॉजी। करंट की जरा एसआई यूनिट बता दीजिए जो कल हमने डिस्कस किया था। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक लैंग्वेजेस ऑफ द ट्रुथ एसेज 2003 to 2020? ये जो पर्टिकुलर बुक है ये किस पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम संपत, सलमान रश्दी, कबीर बेदी या फिर मेघन मर्कले? बताइए तो कौन है इस बुक के ऑथर? तो सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर होगा सलमान रश्दी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, सेकंड नंबर।
अब सलमान रश्दी की और कौन कौन सी बुक हैं जो इनकी फेमस बुक है, सबसे फेमस बुक है दैट इज़ मिडनाइट चिल्ड्रन, ठीक है, मिडनाइट चिल्ड्रन। एक इनकी किताब है, ये भी बहुत फेमस है, जिसकी वजह से इन पे मर्डर का अटेम्प्ट हुआ। अगर आप इनकी फ़ोटो अभी देखोगे प्रेजेंट में तो इनकी एक ऐसे, क्योंकि स्पेक्स लगाते हैं तो एक स्पेक्स आपको काला दिखेगा, क्यों? क्योंकि एक आंख जो है इनकी स्टैब कर दी गई थी, क्योंकि ये बुक है द सैटेनिक वर्सेस करके, ठीक है, द सैटेनिक वर्सेस। और इससे ये जो किताब लिखी थी, इससे जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो बहुत आहत हो गई थी, तो फतवा वगैरह जारी हो गए थे इनके खिलाफ, ठीक है। तो जब फतवा जारी हो गए थे इनके खिलाफ तो एक आई थिंक ब्रिटेन में, वैसे ये ब्रिटिश इंडियन ऑथर हैं, तो ब्रिटेन में ही इनको जो है किसी ने मतलब वहीं पे ऑडियंस में बैठा हुआ था और जाके स्टैब कर दिया इनको, मतलब चाकू से, तो आँख जो है इनकी वो पूरा मतलब ख़राब हो गई है। तो सैटेनिक वर्सेस इसी बुक के चलते, और इस जो ये हुआ मतलब ये तो एकमात्र एक ये था इंसिडेंट, ऐसे बहुत सारे इन पे मर्डर के अटेम्प्ट हुए, ठीक है। और उसी को लेके इन्होंने एक और किताब लिखी जो इनकी सबसे वन ऑफ द रीसेंट किताब है, दैट इज़ नाइफ, चाकू, मेडिटेशंस आफ्टर अटेम्प्टेड मर्डर्स, ठीक है। आफ्टर अटेम्प्टेड मतलब मर्डर करने का वो था प्लान, लेकिन फॉर्चुनेटली बच गया, ठीक है। तो ये किताबें इनके ध्यान रखिएगा। ऑन वॉट डेट डज द CDM स्टार्ट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस दिन प्रारंभ हुआ? पहले तो आप ये बताइए गांधी जी का फर्स्ट CDM कौन सा था, जो मैंने आपको कल बताया था। अब CDM है क्या? तो CDM स्टार्ट होता है गांधी जी के डांडी मार्च से। गांधी जी का जो डांडी मार्च है ये स्टार्ट होता है 12 मार्च को, 12 मार्च ऑफ 1930, 1930 को, और चलता है, इट कंटिन्यूज टिल 6 ऑफ अप्रैल 1930। और ये जो मार्च है रफली 240 माइल का मार्च होता है, जहाँ पर गांधी जी मार्च करते हैं फ्रॉम साबरमती टू डांडी, जो कि कहाँ पर पड़ता है? नवसारी में। ये आपका अहमदाबाद में और ये आपका नवसारी में पड़ता है। तो यहाँ तक का ये मार्च था जो गांधी जी ने अपने 78 डेलीगेट्स के साथ इसको पूरा किया था, 78 डेलीगेट्स के साथ, ठीक है। तो 12 मार्च 1930 को ये शुरू हुआ था। गांधी जी ने सॉल्ट को ही क्यों चुना था? इसको हम सॉल्ट सत्याग्रह भी बोलते हैं, बिकॉज गांधी जी ने यहाँ पर सॉल्ट लॉ को वायलेट किया था, क्योंकि ब्रिटिशर ने बोल रखा था कि भाई आप सॉल्ट ऐसे बिना परमिशन के हमारे मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, बिकॉज सॉल्ट में क्या करते थे ब्रिटिशर्स, मैन्युफैक्चर करते थे, ब्रिटेन में इसको प्रोसेस करवाते थे एंड देन फिर से उसको रीसेल करते थे इंडिया में हाई रेट में, ठीक है। पर्सनल कंजम्पशन के लिए भी लोग सॉल्ट नहीं बना सकते थे, जो खासकर कोस्टल एरियाज़ हैं, खासकर गुजरात जैसे एरियाज़ में, ठीक है। तो उसी को लेके, क्योंकि सॉल्ट जो होता है वो हर कोई यूज़ करता है, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर यूज़ करता है। तो ये पर्टिकुलर मूवमेंट को उन्होंने स्टार्ट किया, और इसको NWFP में किसने चलाया? NWFP में इसको किसने चलाया? और धारसाना जो जगह पड़ती है वहाँ पर किसने रेड किया? रेड इन दी सेंस सॉल्ट लॉ को वायलेट किया। बिहार में किसने किया? एंड बिहार के अलावा आप बताएंगे कि जो मद्रास रीजन है वहाँ पर किसने किया? बताइए जल्दी से। तो NWFP रीजन की अगर बात करेंगे तो NWFP जो रीजन है यहाँ पर खुदाई खिदमतगार करके एक सोसाइटी बनाई, और ये बनाई थी खान अब्दुल गफ़ार खान ने, ठीक है। खान अब्दुल गफ़ार खान, जिनको कि हम सीमांत गांधी या फिर फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं। ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रंटियर गांधी, ठीक है। सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं खान अब्दुल गफ़ार खान। और ये जो खान अब्दुल गफ़ार खान हैं, इन्होंने जैसे मैंने बताया कि रेड शर्ट मूवमेंट चलाया, लाल कुर्ती आंदोलन, एक खुदाई खिदमतगार करके इन्होंने सोसाइटी बनाई, खुदाई खिदमतगार, ठीक है। धारसाना में इसको किया सरोजनी नायडू ने, ठीक है, सरोजनी नायडू। एंड बिहार से अंबिका कांत सिन्हा ने नाखस पॉन्ड, ठीक है, अंबिका कांत सिन्हा, इन्होंने नाखस पॉन्ड को साइट चूज़ किया, नाखस पॉन्ड को। एंड यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जो आपके C राजगोपालाचारी हैं, मद्रास से उन्होंने इसको लीड किया, C राजगोपालाचारी, ठीक। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, 12 मार्च 1930। अगला है श्यामजी कृष्ण वर्मा स्टैब्लिश्ड इंडिया हाउस एट डैश इन 1905। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में कहाँ पर इंडिया हाउस की स्थापना करी? बॉम्बे, पेरिस, लंदन या फिर न्यूयॉर्क? तो सही आंसर इसका क्या होगा? सही आंसर होगा इसका लंदन, ठीक है। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर C, लंदन। इन्होंने इंडिया हाउस स्टैब्लिश किया
प्लस इंडिया होम रूल। यहाँ पर मैं होम रूल लीग की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं इंडिया होम रूल की बात कर रहा हूँ। ये भी इन्होंने लंदन में बनाया, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। साथ ही साथ आप ये बताइए कि 1915 में किसने बर्लिन कमेटी बनाई? बर्लिन कमेटी बनाई किसने? 1913 में, 1913 में एक पार्टी बनी थी, ज़रा बताइए, जो बनी थी आपकी सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में कौन सी पार्टी का गठन हुआ था? तो बर्लिन कमेटी की अगर बात करेंगे तो वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय सैन फ्रांसिस्को में 1913 में बनी थी गदर पार्टी। गदर पार्टी किसने बनाई थी? लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना। ठीक है, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाखना, बरकतुल्ला, भाई परमानंद, इन सब ने इसको बनाया था। एंड 1914 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है जो इस पार्टी से एसोसिएटेड है। ऐसे रैंडम दिमाग में आया तो आप बता दीजिए इसको भी कि 1899 में जो सावरकर ब्रदर्स है उन्होंने कौन सा एक पार्टी का गठन किया था? तो 1914 में क्या हुआ था? 1914 में कोमगाटा मारू इंसिडेंट हुआ था। कोमगाटा मारू एक जापानीज़ शिप का नाम था, एक जापानीज़ जहाज़ का नाम था ये। ठीक है, और इसमें गदर पार्टी मेनली इन्वॉल्व थी। 1899 में ध्यान रखना है हमें, मित्र मेला करके बनाया था, मित्र मेला। 1904 में वीडी सावरकर ने अभिनव भारत सोसाइटी बनाई और उससे मित्र मेला को मर्ज कर दिया, अभिनव भारत सोसाइटी, और उसको मित्र मेला से उन्होंने मर्ज कर दिया 1904 में। तो ये ध्यान रखना है, मित्र मेला सावरकर ब्रदर्स ने। चलिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ये कब मतलब 1906 में कहाँ पर स्टैब्लिश होती है? मद्रास, ढाका, सूरत या फिर बॉम्बे? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ये बनती कैसे है? तो कल हमने देखा था, मतलब पूरा तो नहीं, बस थोड़ा सा बताया था मैंने आपको, एंड दैट वाज कि 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ था, बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। और ये जो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, ये जुलाई में अनाउंस हुआ था, इट वाज अनाउंस्ड इन जुलाई। और ये हुआ कब था, कमेंस कब हुआ था? ये अक्टूबर में हुआ था। ठीक है, अक्टूबर 1905। इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल था? कर्जन रिस्पॉन्सिबल था। यहाँ पे रीज़न क्या दिया गया था? रीज़न क्या दिया गया था? ऑफिशियल रीज़न, दैट वाज एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस दिए गए थे, प्रशासनिक कारण दिए गए थे कि भाई जो बंगाल है ना, बंगाल में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और उसको गवर्न करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो इसलिए हमें बंगाल को डिवाइड करना पड़ेगा, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल। ठीक है, ईस्ट बंगाल में आपका बांग्लादेश, असम ये आ रहा था, और वेस्ट बंगाल में जो आज का वेस्ट बंगाल है और ये जो उड़ीसा वाला जो पार्ट है, बिहार वाला सर्टन पार्ट है, ये आ रहा था। ठीक है, तो ये 1905 में बंगाल पार्टीशन किया गया। बट एक्चुअल रीज़न क्या था? एक्चुअल रीज़न नो डाउट कि भाई बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन थी उस समय के बंगाल में, टोटल ब्रिटिश इंडिया की 1/4 पॉपुलेशन वहीं पे रहती थी। बट एक्चुअल रीज़न था कि जो बंगाल जो नर्व सेंटर बन गया है नेशनलिस्ट एक्टिविटी का, इस नर्व सेंटर को वीक करना है, कमज़ोर करना है। और उसके लिए उन्होंने क्या किया कि भाई जो ईस्ट बंगाल है वो मुस्लिम, एक तरह से रिलीजन बेसिस पर मुस्लिम्स थे मेनली यहाँ पर, और यहाँ पे हिंदू थे। यहाँ के लोग बांग्ला बोल रहे थे, यहाँ के लोग हिंदी बोल रहे थे, तो इस लाइन में इसको हिंदू मुस्लिम डिवाइड करने के चक्कर में किया गया था। और वो सक्सेसफुल भी रहे, बिकॉज यहाँ पे ही इसी के बाद ही मुस्लिम लीग पार्टी का गठन होता है और मुस्लिम्स इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। किसको? बंगाल पार्टीशन नहीं, बंगाल पार्टीशन को तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन इसके विरुद्ध में जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट शुरू होता है उसको सपोर्ट नहीं करते हैं और ये अपना अलग से पार्टी बना लेते हैं। लेकिन ठीक है, तो ये ढाका में बनती है और कौन बनाते हैं? तो ये ध्यान रखना है, नवाब सलीमुल्लाह। ठीक है, और आगा खां, आगा खां भी ध्यान रखेंगे। तो ये 1906 में पार्टी का फॉर्मेशन होता है। एंड ये भी ध्यान रखना है कि 1911 पे ये बंगाल पार्टीशन ज़्यादा चल नहीं पाया और 1911 में ये बंगाल पार्टीशन वॉज एन्यूल्ड। एन्यूल्ड का मतलब है कि भाई रद्द कर दिया गया,
रद्द करने का मतलब ये है कि अब बंगाल फिर से एक हो गया एंड बिहार उड़ीसा को अलग कर दिया गया था बंगाल से। इससे मुस्लिम्स काफ़ी खफा हो गए थे। इसी के चलते 1916 में फिर वो इंडियन नेशनल कांग्रेस से हाथ मिलाते हैं लखनऊ सेशन में और जॉइंट डिमांड रखते हैं ब्रिटिशर्स के साथ। तो उनको थोड़ा अपीज़ करने के लिए, मुस्लिम्स को अपीज़ करने के लिए ब्रिटिशर क्या करते हैं, बंगाल से कैपिटल मतलब कैलकाटा से दिल्ली कैपिटल को शिफ्ट कर दिया जाता है। 1911 में अनाउंसमेंट होता है, 1912 में ये हो जाता है। जो दिल्ली दरबार लगता है, जो दूसरा दिल्ली दरबार था आपका, जो 1911 में लगा, ये किसके टाइम पे लगा, ये हार्डिंग द सेकेंड के टाइम पे लगा। तो ये दिल्ली दरबार में ही अनाउंस किया गया था कि भाई बंगाल मतलब इंडिया की अब कैपिटल कैलकाटा बंगाल ना होके दिल्ली रहेगी। कैपिटल को शिफ्ट करने का काम अनाउंसमेंट 1911 को हुआ था, ये हुआ था 1912 में। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। ठीक है। और सूरत में जो सेशन हुआ था 1907 में, उसमें ऐसा क्या इंपॉर्टेंट हुआ था, ज़रा बताइए, जो कांग्रेस का सेशन हुआ था। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बी अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ अ स्टेट हाई कोर्ट। राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। लीला सेठ, एना चैंडी, फातिमा बीवी या फिर किरण मजूमदार शॉ। तो इनकी अगर बात करें तो ये बायोकॉन कंपनी की फाउंडर हैं ये। इनकी अगर बात करें तो रिसेंट में इनको पोस्टहुमसली पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया था और शी इज़ दी फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, है ना। आई थिंक पता होगा आप सभी को, फर्स्ट फीमेल जज हैं सुप्रीम कोर्ट की। आज तक कोई भी फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं बनी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस नहीं बनी है, ध्यान रखिएगा। एना चैंडी फर्स्ट लेडी या फिर फीमेल फर्स्ट लेडी जज ऑफ इंडिया। किस हाई कोर्ट की बनी थी, कोई बताएगा किस हाई कोर्ट की लेडी जज बनी थी। और आंसर होगा इसका लीला सेठ, जो हिमाचल प्रदेश की जो हाई कोर्ट है उसकी ये चीफ जस्टिस बनी हिमाचल प्रदेश। कब बनी अगर पूछ ले तो 1991 में बनी। और ये जो है केरला हाई कोर्ट की बनी, केरला हाई कोर्ट की ये जज बनी एना चैंडी। ठीक। अगला क्वेश्चन है, हवा महल इज सिचुएटेड इन विच सिटी। हवा महल किस शहर में स्थित है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और ऑप्शंस हैं आपके जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या फिर अलवर। सबका सही है। लीला सेठ सही है। और पता है आपको जो लीला सेठ के बेटे हैं विक्रम सेठ, ठीक है, विक्रम सेठ, ये लीला सेठ के बेटे हैं और इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है अ सूटेबल बॉय। अ सूटेबल बॉय एंड अनसूटेबल बॉय किसकी वॉइस है। अनसूटेबल बॉय। हवा महल की सिटी में सिचुएटेड है, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या फिर अलवर। बताओ जल्दी से। विक्रम सेठ, ये लीला सेठ के बेटे हैं और इन्होंने एक किताब लिखी हाँ तो रही भाई वॉइस। हाँ चलो, तो जयपुर में ही आपका हवा महल। और इसको किसने बनवाया था इस हवा महल को, तो इसको बनवाने का काम किया था महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। इसको बनवाने का काम किया था महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी ने, इसको बनवाने का काम किया था। ऑलराइट। एंड अगर बात करेंगे, ये महाराजा सवाई प्रताप सिंह जो है ना, ये ग्रैंड सन हैं सवाई जय सिंह के, जिन्होंने ये जंतर मंतर बनवाया। ये क्या है, जंतर मंतर, और इसको बनवाया था ये आपका हवा महल है जयपुर का, है ना। एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया था एसएससी के पेपर में कि हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं, कितनी खिड़कियां, बताओ जल्दी से। तो ये जो आपका ये जंतर मंतर है और इसको लेके क्वेश्चन बनता है तो किसने बनवाया, कितने हैं, कहाँ कहाँ पे हैं। तो जो जंतर मंतर हैं, जो एक काइंड ऑफ हमारी ऑब्जर्वेटरी टाइप है, तो इसको बनवाया था सवाई जय सिंह दी सेकेंड ने। सवाई जय सिंह दी सेकेंड ने बनवाया था। और ये टोटल कितनी है, ये टोटल आपकी यहाँ पर दिख रहा है, वाइट में दिख रहा है। ये टोटल 5 हैं। कौन कौन सी हैं, तो एक तो दिल्ली में है जो बनी थी आपकी 1724 में, 1724 में। ओल्डेस्ट है आपकी जयपुर की, देन
तीसरा है आपका मथुरा, चौथा है आपका वाराणसी और पांचवा है आपका उज्जैन। ठीक है, तो ये 5 ऑब्जर्वेटरीज हैं टोटल। क्लियर। और क्या ने पूछा था, कितनी खिड़कियां हैं, तो शायद इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 953 आंसर है उसका शायद। ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 953 है। ठीक है, बाकी मैं 100% श्योर नहीं हूँ, लेकिन 90% श्योर हूँ कि 953 खिड़कियाँ हैं इसमें। ठीक है, महाराजा सवाई प्रताप सिंह, ये जयपुर में बना हुआ हवा महल। और इसी तरह एक पंचमहल है। पंचमहल किसने बनवाया था और ये कहाँ पर है? ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा था अनस्यूटेबल बॉय, ये करण जौहर की है। जो अनस्यूटेबल बॉय है ये करण जौहर की है। यहाँ पर अगर हम बात करें पंचमहल की, तो इसको अकबर ने बनवाया था और ये आगरा में स्थित है। ठीक है, अगला सवाल है हु रोट दी हर्ष चरित्र, अ बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन की जीवनी हर्ष चरित्र किसने लिखी है? ऑप्शंस आपके सामने, बाण भट्ट, हरिसेन, रविकृत या फिर जुआनजांग। बाण भट्ट ये कोर्ट पोएट थे हर्षवर्धन कर, उन्होंने ही हर्ष चरित्र लिखी, साथ ही साथ इन्होंने कादंबरी भी लिखी। ठीक है, बात अगर करें हर्षवर्धन की, तो इन्होंने जो किताबें लिखी थी वो कुछ इस प्रकार है, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंदा। हर्षवर्धन की बात करेंगे तो ये पुष्यभूति डायनेस्टी या फिर वर्धन डायनेस्टी के फाउंडर नहीं थे, ग्रेटेस्ट रूलर थे पुष्यभूति डायनेस्टी के। ठीक है, पुष्यभूति डायनेस्टी, और इनका जो रेन है, जो कार्यकाल है, वो 606 से लेकर 647 ईस्वी तक है। इनकी जो कैपिटल थी पहले तो पुष्यभूत की जो इनिशियल कैपिटल थी वो थानेसर था, जो कि हरियाणा में पड़ता है थानेसर। लेकिन बाद में इन्होंने कन्नौज शिफ्ट कर ली थी अपनी कैपिटल। कन्नौज इनसे पहले कैपिटल हुआ करती थी मौखरी की। ठीक है, मौखरी कौन है? तो पोस्ट गुप्ता डायनेस्टी है। पोस्ट गुप्ता में जैसे कि यहाँ पर हमारे ये पुष्यभूति वाले हैं, यहाँ मौखरी वाले बैठते थे, यहाँ पर एक गॉड करके हुआ करते थे वो बैठते थे। ठीक है, तो ये पूरी लंबी सी स्टोरी है जिसपे कि मैं जा नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे शशांक करके एक रूलर हुआ करता था गॉड प्रोविंस का। गॉड प्रोविंस ये जो आज का बंगाल है वहाँ पे था ये, तो गॉड के राजा थे शशांक। ठीक है, और इन सब के बीच में आपस में कुछ ऐसा स्टोरी, मतलब मैं उस आगे वही मैं बोल रहा हूँ कि मतलब स्टोरी पे नहीं जा रहा हूँ, जितना मतलब क्या वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो जहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। तो शशांक गॉड के राजा थे और ये था मौखरी। मौखरी की राजधानी थी कन्नौज। ठीक है, अब इन दोनों के फिर क्या हुए थे, मैट्रिमोनियल अलायंस बने थे पुष्यभूति के और मौखरी के। ठीक है, पुष्यभूति के और मौखरी के। तो जो मौखरी थे ना, तो इनके जो रूलर थे, एक तो ग्रैवर्मन इनके साथ मैट्रिमोनियल वो बना था, मतलब हर्षवर्धन की जो बहन थी राजश्री, उनकी शादी हुई थी ग्रैवर्मन से। फिर इन्होंने मार दिया था शशांक वगैरह ना, तो वो सब पूरा चलता रहा था। और हर्षवर्धन के बड़े भाई का नाम था राज्यवर्धन। ठीक है, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और उनकी बहन राजश्री, और उनके फादर का नाम था प्रभाकर वर्धन। ठीक है, तो खैर ये ग्रैवर्मन थे। और मौखरी की अगर बात करें तो मौखरी के एक रूलर थे ईशान वर्मन। तो उन्होंने टाइटल लिया था, आपसे पूछ लेता है कभी कभी इन्होंने क्या टाइटल लिया था, तो इन्होंने टाइटल लिया था महाराजा धीराज का। ही टुक द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज, ये टाइटल लिया था ईशान वर्मन ने। ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो हर्षवर्धन की किताबें याद हो गई और ये सारी चीज़ें। बाकी हर्षवर्धन की अगर हम बात करेंगे तो हर्षवर्धन को हराने का काम किसने किया था, तो एक साउथ इंडिया के डायनेस्टी के रूलर थे, जरा बताएंगे उनका नाम क्या था जिन्होंने हर्षवर्धन को हराया था। हरिसेन किसके कोर्ट पोएट थे, जो अब मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे, भूल जाओ लिखूंगा मैं। ठीक है, हर्षवर्धन समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट थे। ही डिड नॉट होल्ड विच पोस्ट, तो उन्होंने नगर श्रेष्ठी जो चीफ बैंकर होता है वो पोस्ट होल्ड नहीं करी थी। बाकी संदीप विग्राहिका दैट इज ऑफिसर ऑफ वॉर एंड पीस, महादंडनायका ऑफिसर ऑफ जस्टिस, और कुमार अमर्त यानी कि इंपॉर्टेंट ऑफिसर, ये तीनों पोस्ट होल्ड करी थी। हरिसेन की अगर बात करेंगे तो प्रयाग प्रशस्ति कंपोज किया था समुद्रगुप्त के लिए, जहाँ पर उन्होंने बताया था कि 24 बैटल्स लड़े थे और एक भी नहीं आ रहे थे, जिसको पढ़ने के बाद विंस्टन आर्थर स्मिथ ने समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी। ठीक, रविकृति की अगर बात करेंगे तो ये पुलाकेशिन II के कोर्ट पोएट थे और इन्होंने इनके लिए पुलाकेशिन II के लिए जो प्रशस्ति बनाई थी वो थी अयहोल की, जो है कर्नाटक में। और यही पुलाकेशिन II थे जिन्होंने हर्षवर्धन को हराया था। और ये चीज़, ये जो अयहोल का प्रशस्ति, अयहोल का जो पिलर इंस्क्रिप्शन है यहाँ पर मेंशन है। तो ये चालुक्य डायनेस्टी के रूलर थे। यहाँ पे एक चालुक्य डायनेस्टी थी जिसके बारे में मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ।
ठीक है, ये बस एक फैक्ट मैंने तुम्हें बता रखा है कि इन्होंने एक फॉर्म ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर को इंट्रोड्यूस किया था, वो आप कमेंट में अभी जल्दी से बताएंगे, विच हुज नेम स्टार्ट्स विद द वी। लेकिन अभी मैं उसके डीप में नहीं जा रहा हूँ। चालु वेस्टर्न और चालुक्याज, लेटर चालुक्याज, ईस्टर्न चालुक्याज। तो चालुक्याई के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर थे पुलाकेसिन II, एंड ही डिफीटेड, पुला II डिफीटेड हर्षा, और डिफीट करने के बाद जो टाइटल लिया था वो था दक्षिण पतेश्वर, दक्षिण पतेश्वर। तो इनको हराया था नर्मदा नदी के बैंक्स पे, तो नर्मदा नदी है यहाँ पर, तो उसी के किनारे हराया था, बैटल ऑफ नर्मदा भी इसको कभी कभी हम बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर इतनी बात। जुआन जांग ये एक ट्रैवलर था जो कि सेकंड चाइनीज़ ट्रैवलर था जो हर्षा के टाइम पे आया था। ये वॉज सेकंड चाइनीज़ ट्रैवलर जो हर्षा के कार्यकाल के दौरान आया था। और इसकी किताबों की बात करेंगे तो इसकी बुक्स हैं CU की और रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। पहला चाइनीज़ ट्रैवलर कौन था? हु वॉज द फर्स्ट चाइनीज़ ट्रैवलर, कौन था? और अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो मैंने क्या पूछा था, हाँ, चालुक्याज ने वेसरा स्टाइल डेवलप किया था, और भी कुछ पूछा था क्या? आई थिंक यही पूछा था बस ना। फर्स्ट चाइनीज़ ट्रैवलर कौन था? ये फाहीन था, जो किसके टाइम पे आया था? ये आया था चंद्रगुप्त दी सेकंड के टाइम पे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द रेलवे सिस्टम कनेक्टिंग सेंट पीटर्सबर्ग टू व्लादिवोस्टॉक इज ट्रांस बाइकाल रेलवे, ट्रांस साइबेरियन रेलवे, द अल्ताई रेलवे, फिर द आमूर रेलवे। तो कौन सा है ये? वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेल नेटवर्क है ये। ये है ट्रांस साइबेरियन रेलवेज। इसकी जो टोटल लेंथ है 9,289 किलोमीटर, 9289 किलोमीटर्स। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस डिड ज्योतिबा फुले राइट गुलामगिरी इन 1873? और यहाँ पर आप बता देंगे कि इंडिया की जो फर्स्ट ट्रेन है वो कब रन हुई थी और किसके टाइम पे रन हुई थी। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? 1873 में ही ज्योतिबा फुले ने और क्या स्टार्ट किया था? तो ये मराठी लैंग्वेज में था और इन्होंने स्टार्ट किया था सत्य शोधक समाज, ट्रूथ होल्डर सोसाइटी जिसको बोलते हैं, सत्य शोधक समाज, ट्रूथ होल्डर सोसाइटी। इन्होंने गुलामगिरी और एक और किताब है सार्वजनिक सत्य धर्म, सार्वजनिक सत्य धर्म, ये इन्होंने जो है लिखी थी। इनकी वाइफ थी सावित्रीबाई फूले, जिनके साथ मिलके इन्होंने एक गर्ल्स के लिए कॉलेज खोला था पूना में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सत्य शोधक समाज भी 1873 में ओपन हुआ था और ये माली कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट रेलवे लाइन, फर्स्ट जो ट्रेन चली थी दैट वाज इन 1853, 1853 में। आपको पता है बॉम्बे से थाने के बीच में डलहौजी के टाइम पे ही चली थी, बॉम्बे टू थाने। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ कि इंडिया में लॉन्गेस्ट रूट ऑफ रेल लाइंस कहाँ पे है, लॉन्गेस्ट रूट ऑफ रेलवे लाइन भारत में किस राज्य में है? रेलवे लाइन, हाँ जी, तो क्या आंसर होगा आपका? सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक है, तो यूपी। और अगर शॉर्टेस्ट अगर पूछ लेगा तो, ठीक है, पहली बात तो लॉन्गेस्ट यूपी का है, अगर सेकेंड लॉन्गेस्ट पूछ लेगा तो आपका राजस्थान हो जाएगा, थर्ड लॉन्गेस्ट अगर पूछ लेगा तो महाराष्ट्र हो जाएगा, और अगर सबसे शॉर्टेस्ट पूछ लेगा तो सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द गिवन सेक्टर्स, लेकिन कुछ और भी यहाँ से चलिए आपसे पूछ लेते हैं, जल्दी से बताएंगे कि जो तत्वबोधिनी पत्रिका है वो किस लैंग्वेज में निकाली गई थी? तत्वबोधिनी पत्रिका ये किस लैंग्वेज में आई थी? 1875 में, 1875 में कौन से ऑर्गेनाइजेशंस बने थे? बताइए जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सेक्टर्स इज लार्जली ड्रिवन बाय द कंसिडरेशंस ऑफ द सोशल वेलफेयर? दिए गए क्षेत्रों में से कौन सा मुख्य रूप से सामाजिक कल्याण
के विचारों से प्रेरित है, फॉरेन, कोऑपरेटिव, पब्लिक या फिर प्राइवेट। तत्वबोधिनी पत्रिका की अगर बात करेंगे तो ये बंगाली लैंग्वेज में इसको स्टार्ट किया गया था बाई देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, इसको किसने स्टार्ट किया था? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। क्लियर है? 1875 में 1875 में आर्य समाज बना था। ठीक है, और इसको किसने बनाया था? आपके जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, उनके रिगार्डिंग हमने पढ़ा था। पहली यूनिट आर्य समाज की कहाँ पे सेटअप हुई थी? बॉम्बे में। देन बाद में लाहौर में शिफ्ट हो गई थी। और जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, इनको जो मूल नाम है, ओरिजिनल नेम है, वो मूल शंकर है। और इन्होंने सत्य प्रकाश नाम की किताब लिखी। प्लस इन्होंने ही क्या किया था? आर्य समाज के थ्रू शुद्धि मूवमेंट या फिर प्योरिफिकेशन मूवमेंट चलाया था उन लोगों के लिए जो हिंदू धर्म से दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं उनके लिए। ठीक है, और उन्होंने ही बोला था गो बैक टू वेदास, यानी वेदों की ओर लौटो, और इंडिया फॉर इंडियंस, भारत भारतीयों के लिए। अगला क्वेश्चन है दैट इज़ विच ऑफ द, ये जो अभी मैंने रिपीट किया था कि सोशल वेलफेयर किसका टारगेट होता है, किस सेक्टर का? फॉरेन, कोऑपरेटिव, पब्लिक या फिर प्राइवेट? तो मेनली तो यार पब्लिक सेक्टर का होगा। पब्लिक सेक्टर क्या है? पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट, है ना? तो इसको आप सोशलिज्म से रिलेट कर सकते हो कि जो सोशलिस्ट कंट्रीज़ होती हैं तो उनमें मेनली सोशलिस्ट कंट्रीज़ का मतलब होता है कि भाई प्राइवेट प्लेयर्स, जो प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं, उनको ज़्यादा उनका उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, पूरी तरह से गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे कि अर्स्ट वाली यूएसएसआर, जो पहले रशिया हुआ करता था। ठीक है, अभी भी काफ़ी हद तक है कि भाई वहाँ पे मेनली जो गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से कंट्रोल रखती है। और कैपिटलिज्म वो होता है जहाँ पर, जिसको हम पूंजीवाद बोलते हैं, जहाँ पर प्राइवेट प्लेयर्स मेनली खेलते हैं। अब जरा हम यहाँ पे डिफरेंस नोट कर लेते हैं, पब्लिक गुड और प्राइवेट गुड। देखो यहाँ पर मैं सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के बारे में भी हम लोग डिफरेंस वो कर सकते हैं। सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के बारे में क्या होते हैं, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। कैपिटलिज्म में नो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस फेस करने पड़ते हैं। सोशलिज्म में मेन होता है, यानी कि जहाँ पर गवर्नमेंट होती है, सोशल वेलफेयर या फिर पब्लिक वेलफेयर। कैपिटलिज्म में मोटिव होता है प्रॉफिट। यहाँ पे मेन होता है मुद्दा कि भाई हमें प्रॉफिट बनाना है। अब क्योंकि यहाँ पे हम डिफरेंस समझ लेते हैं कि पब्लिक गुड और प्राइवेट गुड में क्या अंतर होता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक गुड एंड प्राइवेट गुड? तो देखो पब्लिक गुड जैसे फॉर एग्जांपल हवा एक पब्लिक गुड है, रोड पब्लिक गुड है, समझ रहे हैं आप, जो गवर्नमेंट बना रही है या फिर बहुत फ्रीली अवेलेबल है। अब हवा तो गवर्नमेंट नहीं बना रही, लेकिन हवा की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो ज़ीरो है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है कि अगर मैं सांस ले लूँगा हवा से, मतलब हवा का यूज़ कर लूँगा, तो ऐसा नहीं तुम्हारे लिए कम बचेगी। मैं सनशाइन का यूज़ कर लूँगा, ऐसा नहीं तुम्हारे लिए कम बचेगी। रोड में चल लूँगा तो ऐसा नहीं तुम्हारे लिए। तो इसमें क्या है, इसमें आपका नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी रहती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पब्लिक गुड में नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी रहती है, वहीं प्राइवेट गुड में एक्सक्लूडेबिलिटी रहती है। एक्सक्लूडेबिलिटी यहाँ पर रहती है। ये जो होते हैं राइवलरस होते हैं कंजम्पशन में, अगर मैंने इसको कंज्यूम कर लिया तो आपके लिए नहीं बचेगा। और ये जो होते हैं पब्लिक गुड, ये नॉन राइवलरस होते हैं कंजम्पशन में। ठीक है, क्लियर है? पब्लिक गुड का जो मैं बोल सकता हूँ पब्लिक गुड का जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है, वो काइंड ऑफ ज़ीरो होता है। ठीक है, फिर मार्जिनल कॉस्ट आप बोल सकते हो। यहाँ पे जो मार्जिनल कॉस्ट होता है, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट ये पॉजिटिव होता है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट ज़ीरो और यहाँ पर पॉजिटिव होता है। अगला है हिंदू कॉलेज जो है 1791 में, ये कहाँ स्टैब्लिश हुआ था? तो एक तो 1791 में स्टैब्लिश हुआ था, है ना, और एक कब स्टैब्लिश हुआ था? 1817 में, 1817 में, है ना। तो एक 1817 में स्टैब्लिश हुआ था और एक आपका 1791 में। तो 1791 वाला बनारस में जोनाथन डंकन ने स्टैब्लिश किया था इसको, जोनाथन डंकन ने। और ये कैलकाटा में हुआ था, जिसको कि राजा राम मोहन रॉय ने डेविड हेयर के साथ मिलके इसको स्टैब्लिश किया था। देन अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि 1916 में, 1916 के टाइम पे BHU दैट इज़ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का फॉर्मेशन हुआ था, फिर इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। मदन मोहन मालवीय प्लस एनी बेसेंट भी उसमें शामिल थी। और जो गांधी जी का पहला पब्लिक अपीयरेंस था, ठीक है, वो यहीं पे हुआ था। गांधी जीज फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस वो यहीं पे ही हुआ था। कहाँ पे? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इनॉग्रेशन में 1916 में। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म स्पोर्ट्स इज करेक्ट? कौन सा सही है इसमें? ऑफ साइड फुटबॉल, बार गोल्फ, कौन सा शब्द और खेल का जो यहाँ पे जोड़ा है वो सही है?
तो दोनों ही सही हैं, ऑफ साइड फुटबॉल और पार्क गोल्फ। जैसे फुटबॉल से और कौन कौन से टर्म्स मैंने आपको पहले भी आई थिंक बताए थे, जैसे कि पेनल्टी किक, ठीक है, पेनल्टी, ड्रिबलिंग, कॉर्नर किक, ठीक है, कॉर्नर किक, फ्री किक। वहीं अगर गोल्फ की बात करेंगे तो बर्डी, बोगी, ईगल, ठीक है, अल्बाट्रॉस। तो ये सब जो है किससे एसोसिएटेड हैं, ये आपके एसोसिएटेड हैं गोल्फ से। अगला क्वेश्चन है, एंड दैट इज़ व्हेन वाज द इंडस वाटर ट्रीटी साइंड, ठीक है। तो जो आपकी इंडस सिंधु जल संधि है, ये भारत और पाकिस्तान ने कब हस्ताक्षर किए थे? 47, 51, 54 या फिर 60? तो 1954 में कुछ याद आया, हमने कुछ पढ़ा था, स्पेशल मैरिज एक्ट पास हुआ था इस साल में, है ना। 1960 इसका सही आंसर होगा। अब हमें पता है कि जो हमारी इंडस है और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं कुछ इस तरह से हैं। इंडस है, उसको यहाँ पर नीचे से ज्वाइन करती हैं झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास और सतलज। तो ये रिवर ज्वाइन करती हैं और इनको कलेक्टिवली, ये जो नीचे की 5 नदियाँ हैं इनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं पंचनद, ठीक है। इनको कलेक्टिवली बोला जाता है पंचनद, जो झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास और सतलज हैं। क्लियर हो गया? इनको हम कलेक्टिवली पंचनद बोलते हैं क्योंकि ये पांचों इंडस रिवर से मीट करती हैं। कहाँ पर? ये मिलती हैं मिठानकोट, पाकिस्तान में। और इंडस जो है पाकिस्तान की नेशनल रिवर है, जिस तरह से हमारी गंगा है। तो इंडस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये जो इंडस, मतलब जो रिवर है ये, ठीक है। तो अब हुआ क्या है कि इसको लेके ट्रीटी हुई है, जिसके चलते 1960 में जो ऊपर की 3 नदियां हैं इसका 80% जो वाटर है ये पाकिस्तान रखेगा और 20% जो पानी है, वाटर है, वो इंडिया यूज़ में लाएगा। वहीं इसके लिए उल्टा हो जाएगा, नीचे की 3 नदियों में 80% इंडिया रखेगा और 20% पाकिस्तान रखेगा। अभी इसी रिवर पे आपका, अगर आपको पता हो तो, जो हमारा शाहपुर कंडी बैरेज है, तो हुआ क्या था कि 80% हम यूज़ कर सकते हैं लेकिन हम यूज़ नहीं कर पा रहे थे पूरा, ठीक है। तो इसीलिए हमने शाहपुर कंडी बैरेज बनवाया इसमें हमने, ठीक है। अभी रिसेंट की न्यूज़ है ये कि शाहपुर कंडी बैरेज बना हमारा रावी रिवर पे। यहाँ पे और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं? तो क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि एंशिएंट नेम क्या है, इनका पुराना नाम क्या है। तो जैसे इंडस का है सिंधु, ठीक है, लेकिन इनको वैदिक नाम भी बोलते हैं। झेलम का है वितास्ता, चेनाब का है अस्किनी, रावी का है, रावी का क्या है? अस्किनी, एकदम से दिमाग से कभी कभी एकदम चला ही जाता है, ठीक है। ब्यास का बिपासा, ठीक है। सतलज का शतुद्री, समझ रहे हो, मतलब रोहतांग पास बार बार याद आ रहा है। तो अस्किनी, और रावी का क्या है? पुरुषनी, ठीक है, पुरुषनी। क्लियर हो गया? तो ये वैदिक नाम पूछेगा। और क्या पूछेगा ये आपको पता होना चाहिए। झेलम रिवर के बैंक्स में ही आपका बैटल ऑफ हिडास्पीस हुआ था, जहाँ पर अलेक्जेंडर ने ये माना जाता है कि पोरस को हराया था, ठीक है। और हिडास्पीस जो है झेलम को ग्रीक लैंग्वेज में बोलते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये इसका मीडिएटर कौन था इस ट्रीटी का? तो इस ट्रीटी का मीडिएटर था वर्ल्ड बैंक। इसमें इंडिया की तरफ से फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया के जवाहरलाल नेहरू और उनका आयूब खान जो पाकिस्तान का राष्ट्रपति था, उन दोनों लोगों ने इस ट्रीटी को साइन किया था। क्लियर? इन दोनों इन रिवर्स के बीच में द्वाब बनता है। हर रिवर के बीच का जो एरिया होता है उसको हम द्वाब बोलते हैं। तो जैसे इसके बीच का जो एरिया उसको हम सिंध सागर द्वाब बोलते हैं, ठीक है। इनके बीच का जो द्वाब उसको हम छेज द्वाब बोलते हैं। झेलम का चेनाब का च और झेलम का ज, तो छेज द्वाब बोलते हैं। इसको हम रेचना द्वाब बोलते हैं जो चेनाब और रवि के बीच में बनता है। रावी और ब्यास के जो बीच में बनता है उसको हम बारी द्वाब बोलते हैं। और ब्यास और सतलज के बीच में जो बनता है उसको हम बिष्ट द्वाब बोलते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा पूछा नहीं जाता इसलिए मैंने लिखा नहीं है, और क्योंकि नाम से ही पता चल जाता है आसानी से, ये भी कारण है, ठीक। इंडस रिवर निकलती कहाँ से? इंडस निकलती है बोखार चू ग्लेशियर से, और इसका वहाँ पर नाम क्या होता है? सिंगी खम्बान होता है। कहाँ पर? तिब्बत में इसका नाम ये होता है, जिसका मतलब होता है लायंस माउथ, यानी शेर का मुंह। और ये ध्यान रखना कि भाई ये और बाकी नदियाँ कहाँ से निकलती हैं। जैसे चेनाब की झेलम की बात करेंगे तो ये वेरीनाग से निकलती है।
चेनाब बारालाचला से निकलती है, रावी और ब्यास आपकी रोहतांग से निकलती हैं, और जो सतलज है ये आपकी राकस लेक या फिर राक्षस ताल से निकलती है। ठीक है, कहाँ से निकलती है? राकस लेक या फिर राकस ताल। ठीक है, ये भी कहाँ पड़ता है? लेक मानसरोवर, जहाँ से आपकी इंडस रिवर निकलती है ना, लेक मानसरोवर के पास से, वहीं से ये लेक मानसरोवर के पास से निकलती है, लेक मानसरोवर। ठीक, क्लियर यहाँ तक? किसी कोई डाउट तो नहीं है? और ये ध्यान रखना कि सतलज का तिब्बत में क्या नाम होता है, तो इसको जागबो के नाम से जानते हैं, जागबो के नाम से तिब्बत में जानी जाती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर डिड साइना नेहवाल विन दी ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल इन द इंडिविजुअल बैडमिंटन कंपटीशन में साइना नेहवाल ने कब यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल जीता था? 2012, 2016, 2008 या फिर 2004? सर आज ही आया था। कहाँ पे आया था आज? बिल्कुल, शिपकीला पास से सतलज इंडिया में एंट्री मारती है, बिल्कुल सही है। तो साइना नेहवाल की अगर बात करेंगे तो सन 2012 में 2012 में शी वॉन दी ब्रॉन्ज मेडल, 2012 के जो लंदन ओलंपिक्स हुए थे वहाँ पे। और अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहली वॉज द फर्स्ट विमेन टू विन ओलंपिक मेडल, फर्स्ट इंडियन विमेन टू विन ओलंपिक मेडल। और कहाँ पर टू विन ओलंपिक मेडल? तो ये जो मेडल है ये कर्णम मल्लेश्वरी जी ने जीता था। किस स्पोर्ट्स में? और अभी बताइए पहली, चलो अभी पूछते हैं, कर्णम मल्लेश्वरी भारत तोलन में, वेट लिफ्टिंग में जीता था इन्होंने। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये 2000 में जीता था, सिडनी के जो ओलंपिक्स हुए थे वहाँ पर। कल मैंने एक फैक्ट बताया था कि पहली विमेन कौन है जिन्होंने द्रोणाचार्य अवार्ड जीता। द्रोणाचार्य अवार्ड जो कोचेस को मिलता है, तो पहली विमेन कौन थी? तो पहली विमेन थी हंसा शर्मा। किस स्पोर्ट्स के लिए इनको मिला था ये, हंसा शर्मा जी को? विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन वॉज बिल्ट बाय द रूलर विजयलया इन कावेरी डेल्टा? तो कावेरी डेल्टा में शासक विजयलया द्वारा निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण किया गया था? तंजावुर, तिरुपुर, मदुरई या फिर तिरुचिरापल्ली? तो क्या चीज़ सर जी, यस 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक्स हुआ था उसमें पहला इंडिविजुअल गोल्ड आया था। ठीक है, वो पहला इंडिविजुअल गोल्ड था वो। ठीक है, तो हंसा शर्मा जी अभी हमारी वेट लिफ्टिंग से एसोसिएटेड नहीं, जिसमें कर्णम मल्लेश्वरी जी ने क्या मिला था, इन्होंने रिसीव किया था पहला मेडल, ब्रॉन्ज मेडल जीता था कर्णम मल्लेश्वरी जी ने। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन वॉज बिल्ट बाय द रूलर विजयलया इन कावेरी डेल्टा? तो ये हम देख चुके हैं पहले क्वेश्चन, अगर आपने रिविजन नहीं किया तो आपको याद नहीं आ रहा होगा, नहीं तो ये हम कर चुके हैं कि तंजौर में कावेरी डेल्टा पे विजयलया ने यहाँ पर चोला डायनेस्टी, जो लेटर चोलास थे, जिनको कि हम दी इम्पीरियल चोलास के नाम से जानते हैं, उनके फाउंडर माने जाते हैं विजयलया। कहीं कहीं कराई काल भी मिलेंगे, लेकिन कराई काल अर्ली चोला के फाउंडर थे, विजयलया इम्पीरियल चोला के फाउंडर थे। तो एक्चुअल में ये जो कावेरी डेल्टा है यहाँ पे मुतर्रैयार हुआ करते थे। ये जो मुतर्रैयार्स थे ये पल्लव्स के काइंड ऑफ फ्यूडेटरी थे, जो पल्लवास थे। तो इनको यहाँ हराया और तंजौर को कैपिटल बनाया। देन हम इनके बारे में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी, जैसे कि राजा राजा दी फर्स्ट है। राजा राजा दी फर्स्ट के बाद उनके बेटे राजेंद्र चोला दी फर्स्ट है। कब आए थे वो? मतलब राजा राजा रघुवन की बात करेंगे तो 985 AD, 985 ईस्वी में आए थे। 1014 AD में आए थे आपके, क्या बोलते हैं ये, जो राजेंद्र दी फर्स्ट है। और महमूद गजनी का कंटेम्प्रेरी माना जाता है राजेंद्र दी फर्स्ट को। राजेंद्र, अब ये बोल रहा हूँ मैं, लिखूंगा नहीं क्योंकि पहले वो करवा चुका हूँ मैं। ठीक है, तो राजेंद्र दी जो फर्स्ट हैं उन्होंने हराया था कुछ नॉर्दर्न इंडिया के रूलर्स को और गंगई कोंडा चोला का टाइटल लिया था। गंगई कोंडा चोलापुरम सिटी बनाई, वहाँ पे एक टेम्पल बनवाया, वो है बृहदेश्वर टेम्पल। बृहदेश्वर टेम्पल एक राजा राजा वन ने भी बनाया तंजौर में, जिसको राजराजेश्वर टेम्पल के नाम से जानते हैं। दोनों ही भगवान शिव जी के मंदिर हैं। और राजा राजा दी सेकंड ने बनवाया था ऐरावतेश्वर मंदिर। फिर इनके लैंड डोनेशन मैंने बताया था, शाल भोग होता है, जो ये बताया था कि नहीं बताया था, जरा बताओ मुझे। शाल भोग स्कूल्स को, जैन्स को पल्ली छंदम, ब्राह्मण्स को ब्रह्मदे, जो नॉन ब्राह्मण्स होते थे उनको वेल्लन वगई। ठीक है, एंड और एक कुछ बच रहा है, टेम्पल्स को जो देते थे वो देवदान।
तो ये 5 तरह के लैंड डोनेशंस होते थे। फिर मैंने आपको बताया था एक चीज़, एंड दैट इज़ कि ये नहीं बताया था, तो ये उर और सभा इनकी, और ये बताया था कि ये अपने ब्रॉन्ज जो स्कल्पचर्स थे उनके लिए फेमस थे। तो ये लॉस्ट वैक्स टेक्निक का यूज़ करके, लॉस्ट नहीं, जी जी नो नहीं बताए थे। पता है तुम लोग चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अब यही मैं बोलूँगा और तो क्या ही बोलूँ अब। हाँ क्यों? ये कैसे हो सकता है भाई? कुछ लोग बोल रहे हैं हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं ना। अगर हाँ बोल रहे हैं तो इसका मतलब मैंने पढ़ाया होगा, उनको रिकॉल हो रहा होगा। और जो ना बोल रहे हैं वो कैसे बोल रहे हैं? क्योंकि अगर मैंने पढ़ाया होगा तो मैंने डिटेल पढ़ाया होगा। अगर अभी 6 लेक्चर्स अगर आपसे रिवाइज नहीं हो पा रहे हैं, 6 लेक्चर्स में क्या मैंने पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया है, तो फिर जब 30 लेक्चर हो जाएंगे तो आपको कैसे याद रहेगा? हैं? क्यों? या तो हाँ वाले गलत बोल रहे हैं तो ना वाले गलत बोल रहे हैं। प्रीतम बोल रहे हैं बताया है, बहुत लोग बोल रहे हैं नहीं बताया है। संगीता जी बोल रहे हैं गर्दन घुमा लो। घुमा लेंगे, पहले ये बताओ कि ये, चलो बता ही देते हैं। शाल भोग, देवदान, ब्रह्मदेव, वेल्लन वगई, पल्ली छंदम, ये हैं लैंड डोनेट किया करते थे ये लोग। ऐसे शाल भोग, ऐसे स्कूल, स्कूल को जो डोनेट किया करते थे। देव, देवों को यानी टेम्पल्स को। ब्रह्म, ब्राह्मण को। वेले लोगों को। जैन मंक्स को। ठीक। अब इसको मैनेज करने के लिए इन लोगों का एक होता था सभा, इस ब्रह्मदेव को मैनेज करने के लिए। और जो कॉमन लोगों की, कॉमन जो पेजेंट्स की असेंबली हुआ करती थी, ये ब्राह्मण्स की असेंबली होती थी, जिसमें पूरा इलेक्शन वगैरह होता था ब्राह्मण्स का। ठीक है, ब्राह्मण्स की असेंबली होती थी, पूरा इलेक्शन वगैरह होता था। और इलेक्शन के बारे में सब ये पता चलता है जो उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन है, जो उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन है वहाँ से पता चलता है ये असेंबली के बारे में। और उर जो होती थी, ये जो कॉमन पेजेंट्स हैं इनकी असेंबली को उर बोला गया। ठीक। लॉस्ट वैक्स टेक्निक की मुझे 100% याद है कि बता चुका हूँ कि ब्राह्मण ये ब्रॉन्ज लॉस्ट वैक्स टेक्निक से ब्रॉन्ज के स्कल्पचर्स बनाते थे ये। ठीक है, क्लियर इतनी चीज़? आदि मई, ये एक्स्ट्रा नोट कर लो, ये तो मैंने नहीं पढ़ाया होगा। आदि मई और कदई सियार कौन होते थे इनके टाइम पे? ठीक है, और इनके टाइम पे टैक्स लगते थे। ठीक है, एक तो था वेट्टी, सर इसमें कौन सी चीज़? नहीं भाई, इसमें तिरुचिरापल्ली नहीं होगा, तंजौर ही होगा। ठीक है, तो वेट्टी और कदमई ये जो टैक्स लगते थे, वेट्टी और कदमई। वेट्टी होता था फोर्स लेबर के फॉर्म में, बंधुआ मजदूर आप बोल सकते हो, बंधुआ मजदूरी करवाते थे। ठीक है, तो ये फोर्स लेबर। और जो कदमई होता था ये लैंड रेवेन्यू के फॉर्म में जाता था, ये टैक्स। ठीक। और अगर बात करें आदिमई और कदई सियार, तो ये होते थे आपके काइंड ऑफ स्लेव्स। ठीक है, जो जिनको बिल्कुल नौकर बना के रखते थे। और ऊजावुर होते थे लैंड ओनर्स। ऊजावुर कौन होते थे? ये होते थे लैंड ओनर्स। नहीं नहीं नहीं, ऊजावुर होते थे आपके ऑर्डिनरी जो प्लोमेन होते थे, ऑर्डिनरी प्लोमेन होते थे, उनको बोला जाता था ऊजावर। और जो लार्ज लैंड ओनर थे उनको वेल्लालर बोला जाता था। वेल्लालर, क्योंकि भाई ये लोग वेले हैं। क्यों वेले हैं? क्योंकि इनके विरासत में बहुत ज़मीन है इनके पास, तो ये लोग वेले तो घूमेंगे ही, काम तो कुछ करेंगे नहीं। ऊजावुर ऑर्डनरी प्लोमेन। ठीक है, और आदि मैया कदई सियार जो हैं ये स्लेव्स, नौकर एकदम। इनमें से गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन है, यानी कि इनमें से कौन सी सहायक नदी है गंगा की? ब्यास है, गंडकी है, तुंगभद्रा है, फिर मानस है। तो ब्यास तो अभी हमने देखा ये इंडस यानी सिंधु की ट्रिब्यूटरी है।
मानस जो है ये ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है। ब्रह्मपुत्रा की और कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं मानस की, मतलब मानस के अलावा? कामेंग है, सुबनसारी है, धानसारी है, ठीक है, कामेंग है, सुबनसारी है, धानसारी है, तीस्ता है, ठीक है। तो ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। लोहित है, दिहांग है, सॉरी दिबांग है, ठीक है। दिहांग ब्रह्मपुत्रा का नाम है। कहाँ? अरुणाचल में जब एंटर करती है वहाँ। दिबांग इसकी ट्रिब्यूटरी का नाम है। तुंगभद्रा किसकी ट्रिब्यूटरी है? कृष्णा की, है ना। भीम तो मौसी को घाट पे लेकर जाकर दूध की माला रिसीव कर, इस तरह से हमने पूरा उत्तरी पढ़ा था। गंडक किसका सही आंसर होगा? तो ये है हमारी गंगा रिवर, और इसके बारे में हमने कल पढ़ा था कि किस तरह से गंगा का फॉर्मेशन होता है। यहाँ से अलकनंदा आती है, यहाँ से भागीरथी होती है, और ये देवप्रयाग में मिलती हैं, और यहीं से गंगा का फॉर्मेशन होता है। देन गंगा यहाँ से चलना शुरू करती है। कुछ इसका मूवमेंट इस तरह से होता है, जो ऊपर से ज्वाइन करती हैं उसको लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, जो नीचे से ज्वाइन करती हैं उनको हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। तो ऊपर से ज्वाइन कर रही हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। और जो नीचे से ज्वाइन कर रही हैं वो है यमुना और सोन, ठीक है। यमुना और सोन दो मेजर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। सोन कहाँ से निकलती है जरा बताएंगे कमेंट में। यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर या फिर बंदरपुंछ रेंज से निकलती है। बंदरपुंछ रेंज जो यमुना है वो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। एंड गोमती जो है ना, जो आपका लखनऊ शहर है, वो गोमती रिवर के बैंक्स पे ही है लखनऊ, और ये निकलती है फुलहर झील से, फुलहर लेक से ये निकलती है, ठीक है। तो ये रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी। देन ये अगर हम बात करें, और कोसी को और किस नाम से जानते हैं हम? तो कोसी को हम जानते हैं सौरो ऑफ बिहार, क्योंकि ये फ्लड वगैरह ले आती है, अपना जो नेचुरल कोर्स है, जो रास्ता है, उसको चेंज कर देती है। देन यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। ऊपर से तो ज्वाइन करती है, जैसे हिंडन, ये ज्वाइन कर रही हो टॉन्स, हिंडन और टॉन्स। ये आपका हिंडन रिवर के बैंक्स पे आपका गाज़ियाबाद सिचुएटेड है ना। और यमुना रिवर के बैंक्स पे आपको पता है कि दिल्ली सिचुएटेड है। इसी चंबल के बारे में पढ़ चुके हैं। चंबल मऊ प्लेट्यू से निकलती है और मालवा प्लेट्यू के बीचों बीच से होकर जाती है। ये बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए जानी जाती है, बिकॉज रेवाइंस क्रिएट करती है, जो कि एक तरह का गली इरोजन होता है, गली इरोजन परफॉर्म करती है। बानस अरावली के ईस्टर्न साइड से निकलती है, ठीक है। यहीं से लूनी निकलती है, जो यहाँ पर जाके खो जाती है गुजरात के प्लेन्स पे। काली सिंध, पार्वती, ये सब चंबल की ट्रिब्यूटरीज हैं। सोन निकलती है अमरकंटक प्लेट्यू से, जो कि किस तरह का ड्रेनेज पैटर्न दिखाता है? ये रेडियल ड्रेनेज पैटर्न दिखाता है, बिकॉज यहीं से ही आपकी नर्मदा रिवर भी निकलती है, जो वेस्ट में फ्लो होने वाली सबसे लंबी नदी है, जो रिफ्ट वैली में बहती है, ऊपर विंध्य और नीचे सतपुरा के बीच में। किस रिवर को सौरो ऑफ बंगाल के नाम से जानते हैं, या बताएंगे? वो भी यहीं पे ही नोटेड, यहीं पे बनी हुई है, जरा बताइए। तो सौरो ऑफ बंगाल है आपकी ये दामोदर, सौरो ऑफ बंगाल, जो किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की नहीं, ये गंगा की नहीं, ये हुगली, जिसको भागीरथी हुगली के नाम से जानते हैं। तो गंगा जब यहाँ पर आती है वेस्ट बंगाल में, फरक्का नाम की जगह में, तो यहाँ पर ये हुगली में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो हुगली यहाँ चली जाती है और गंगा आगे चली जाती है, जहाँ से इसको बांग्लादेश में पद्मा रिवर के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा बोलते हैं, ठीक है। यहीं से आपको पता है कि ब्रह्मपुत्रा भी आती है, जिसके बारे में अभी हमने ज़्यादा डिटेल में पढ़ा नहीं है। तो ब्रह्मपुत्रा यहाँ पे बन जाती है आपकी जमुना, और ये दोनों मिल के बन जाती हैं यहाँ पर मेघना। कौन? पद्मा जो कि गंगा है बांग्लादेश में, और जमुना जो कि ब्रह्मपुत्रा है बांग्लादेश में, दोनों मिलकर मेघना बन जाती हैं, और यहाँ पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, जिसको हम सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। तो ये हुगली की ट्रिब्यूटरी है दामोदर। हुगली जो है गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं, हुगली गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है। डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब होता है जो रिवर मेन रिवर से निकल रही है, ठीक है, दूर निकल रही है, उसको हम बोलते हैं ये। और फरक्का एक एग्रीमेंट हुआ था, ध्यान रखना, फरक्का एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। तो ये आपसे पूछता है कि फरक्का एग्रीमेंट कब हुआ था? जल्दी से बताइए, फरक्का एग्रीमेंट किस साल हुआ था? अगला क्वेश्चन है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज से। फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो किस प्राइम मिनिस्टरशिप के टाइम पे ये ऐड हुई थी? तो ये 1974 1974 में हुआ था, ठीक है। काइंड ऑफ जॉइंट डिक्लेरेशन बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश रिगार्डिंग दी रिवर, रिगार्डिंग दी वाटर ऑफ गंगा, ठीक है। 96 नहीं होगा, 94, ठीक है, 94 होगा, 94।
35 भाई स्कोर मत यहाँ पे लिखो है ना अभी। चलो भाई आगे बढ़ें। चलो 1996 सही है, लेकिन हाँ 1990 सॉरी क्या क्या, एक सेकंड 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 एक सेकंड, साइन तो ये 96 में हुआ था, ठीक है। अगर ये ट्रीटी पूछेगा, ठीक है, फ़रक्का जो बैरेज है वो तो 96 में ही साइन हुआ था, लेकिन यहाँ पे 1974 में अगर बात करेंगे तो काइंड ऑफ डिक्लेरेशन इशू हुआ था, ठीक है, इसको लेके। ठीक है, 96 इसका से आंसर होगा 1996। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। तो ये तो आई थिंक हम लोग कर चुके हैं, इसमें ज़्यादा टाइम अब देने की ज़रूरत है नहीं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में हमने क्या क्या पढ़ा है उसको रिकॉल करते हैं। एक तो हमने यूएसएसआर से इसको लिया है, और इसको मतलब पहली तो ओरिजिनली दे वर नॉट द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये मूलतः संविधान का हिस्सा नहीं थे। इनको देन हमने 42nd जो अमेंडमेंट है। चलो, आपको एक शिक्षक के रूप में पाकर आभारी हूँ, अरे धन्यवाद आपको, विद्यार्थी पाकर आभारी है ना। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर बात करेंगे तो 42nd अमेंडमेंट्स इनको सरदार सरोवर सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस पर ऐड किया गया था 1976 में। 42nd अमेंडमेंट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, और इसने 10 ड्यूटीज़ को ऐड किया था। सरदार सरोवर सिंह कमेटी की जो 8 रिकमेंडेशंस हैं, 8 ड्यूटीज़ हैं, वो ऐड करी थी सरदार सरोवर सिंह की, 2 गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से ऐड करी। पार्ट नंबर 4A आर्टिकल नंबर 51A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, इंदिरा गांधी के टाइम पे। देन 86th अमेंडमेंट ऑफ 2002 से एक आखिरी 11th नंबर की ड्यूटी ऐड करी गई थी, जिसमें कि गार्जियंस को ड्यूटी दी गई कि 6 से 14 साल तक के जो आपके बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करिए। और ये जब ऐड करी गई थी तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे। ये नॉन जस्टिसेबल हैं, वाद योग्य नहीं है। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ की अगर बात करें तो इसको लेकर एक और कमेटी बनती है बाद में, जिसको हम जस्टिस वर्मा कमेटी के नाम से जानते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11 और 11 का पूरा ऑर्डर पता होना चाहिए। 5वें में क्या है मैं पूछ दूँ, 7वें में क्या है, ठीक है, तीसरी में क्या है, सब आपको याद होना चाहिए। और सब मैंने आपको याद करवाया। जैसे तीसरी में क्या है, तीसरा तीन चीज़ें, सॉवरेंटी टू प्रोटेक्ट द नेशंस सॉवरेंटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। मैं पूछ दूँ आर्टिकल 51A सब क्लॉज जी में क्या है, तो जी से ग्रीनरी मतलब एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करो। आर्टिकल 51A सब क्लॉज आई में क्या है, तो आई एन आई फॉर एन आई विल मेक द होल वर्ल्ड ब्लाइंड, यानी कि वॉयलेंस नहीं करना है, ठीक है। अब मैं बोल दूँ ई, 5वीं में क्या है, तो 5वीं में क्या है कि भाई ई का मतलब इक्वालिटी। तो एक तो पाँच मतलब पाँचों इंग्लिश साथ रहे, यानी कि ब्रदरहुड एक तो प्रमोट करो, और इसी में ही इंक्लूडेड है टू रेनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वेमेन। ई से इक्वालिटी मतलब वेमेन मतलब हमें वेमेन के खिलाफ जो डेरोगेटरी प्रैक्टिसेस है उनको गिव अप कर देना है। तो ये आपको सब याद होनी चाहिए, जो मैं आपको पहले ही करवा चुका हूँ। तो जल्दी से बताइए आर्टिकल 51A सब क्लॉज एच में क्या है, बताओ जल्दी से। दी फोर मोस्ट राइट अमंग राइट टू फ्रीडम ए, स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। राइट टू लाइफ इन पर्सनल लिबर्टी, प्रिवेंटिव डिटेंशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, या फिर फ्रीडम टू असेंबल, बताओ। तो एच से है आपका ह्यूमनिज्म, ठीक है, टू हैव साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए और ह्यूमनिज्म होना चाहिए। फोर मोस्ट राइट अमंग राइट टू फ्रीडम, जब हम राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं तो इसमें आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 22 तक के राइट्स आते हैं, जिसमें 19 भी है, 20 भी है, 21 है, 22 है, ठीक है, 22 है, ठीक है। तो 19 हम देख चुके हैं, जिसमें कि हमारे राइट टू फ्रीडम है। ये आपका है प्रोटेक्शन, मतलब जो प्रोटेक्शन विद रिगार्ड टू सर्टेन ऑफेंसेस, जिसमें कि 3 चीज़ें हैं, नो एक्सपोज फैक्टर लॉ, नो डबल जियोपार्डी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। 21 में आपका है राइट टू लाइफ इन पर्सनल लिबर्टी, और 21A में जिसको 86th अमेंडमेंट से ऐड किया गया राइट टू एजुकेशन, और इसमें है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो सबसे फोर मोस्ट यानी कि सबसे प्रमुख अधिकार कौन सा होगा भाई? सबसे प्रमुख अधिकार तो ये होगा ना 20। अभी देखा ना कि जो यूएस ने क्या किया, इंडियंस को काफ़ी जो इलीगल तरीके से वहाँ घुसे थे तो उनको एकदम हथकड़ी वगैरह बांध के पब्लिकली उनको ले जाया गया। तो वो काइंड ऑफ नहीं हो सकता है इंडिया में, ठीक है। डिलेड जस्टिस, राइट अगेंस्ट डिलेड जस्टिस तक है कि आपको तुरंत जस्टिस दिया जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, है ना। राइट टू हेल्थ, राइट टू लाइफ के तहत आता है। तो बहुत ही वास्ट अपने आप में राइट है। तो मैंने आपको ये बताया कि अगर कभी इस तरह का राइट पूछ ले जो आपको समझ में ना आ रहा हो कि भाई किस में है, तो गो विद राइट टू लाइफ। आर्टिकल 21, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स डू नॉट हैव न्यूक्लियर पावर प्लांट? निम्नलिखित में से किस साइट में परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? विजयवाड़ा, रावत भाटा, नरौरा, या फिर तारापुर?
तो न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है। न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या होता है, ये अपनी एनर्जी को न्यूक्लियर फ्यूजन यानी परमाणु विखंडन से अपनी एनर्जी को जनरेट करता है। अब परमाणु विखंडन कैसे होता है, तो परमाणु विखंडन कुछ इस तरह से होता है, जब हम ये 92U235 यूरेनियम का एक आइसोटोप है, इसको हम फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं, न्यूट्रॉन को हिट करवाते हैं और इसमें फिजन होता है, टूट जाता है दो बड़े बड़े न्यूक्लियस में, एक तो बेरियम और क्रिप्टन। बेरियम का ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। क्रिप्टन का भी, क्रिप्टन क्या है, एक हमारी इनर्ट गैस है, दैट इज़ ये एक हमारी नोबेल गैस है। और 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। ये जो 3 एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स निकले, इससे एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है, ठीक है, एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है, और इस चेन रिएक्शन को हमें कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए मतलब अगर एकदम पागलों की तरह होने लगे रिएक्शन, एकदम अनकंट्रोल तरीके से, जिस तरह से अगर आपने सुना हो कभी चेरनोबिल डिज़ास्टर जो यूएसएसआर में हुआ था, कब हुआ था ये चेरनोबिल डिज़ास्टर, तो ये एक्चुअल में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था, उसी से शुरू हुआ था, क्योंकि ये एकदम अनकंट्रोल्ड तरीके से ये चेन रिएक्शन शुरू हो गई थी। तो इसके लिए कंट्रोल रॉड्स लगाई जाती हैं, जो यूजुअली बेरियम की या फिर कैडमियम की बनी हुई होती हैं। इससे जो एनर्जी बनती है, हीट बनती है, तो उसके लिए ठंड देने के लिए, मतलब उसको ट्रांसफ़र करने के लिए कूलेंट का हम यूज़ करते हैं, जैसे कि इसमें लिक्विड सोडियम हम यूज़ कर लेते हैं। इसी में ही हम लिक्विड सोडियम के अलावा हैवी वाटर, दैट इज़ D2, और आपको पता है ना हैवी वाटर और हार्ड वाटर में क्या डिफरेंस होता है, बताइए हार्ड वाटर क्या होता है। और मॉडरेटर क्या होता है, मॉडरेटर करता है कि भाई ये जो न्यूट्रॉन है इधर उधर ना भाग के ढंग से भागे हैं। ढंग से भागे का मतलब है कि इसमें हिट करें जाके, इसके लिए इनको यूज़ किया जाता है, सो दैट चेन रिएक्शन जो है प्रॉपर तरीके से हो, न्यूट्रॉन इधर उधर ना भागें। तो यहाँ पर भी हम एक तो हैवी वाटर का यूज़ कर लेते हैं और हम ग्रेफाइट का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये जो चेरनोबिल जो डिज़ास्टर है, ये 1986 में हुआ था, 1986 में यूएसएसआर में, ठीक। अब यहाँ पे ये हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। इंडिया का जो पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट जो सेटअप किया गया था वो 1969 में 1969 में तारापुर महाराष्ट्र में था। और महाराष्ट्र में ही इंडिया का पहला फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर, जिसका नाम क्या था, जल्दी से बताइए, फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या था, जिसको कि होमी जहांगीर बाबा जी ने एक तरह से काइंड ऑफ उसको सेटअप वगैरह किया था। तो ये था आपका अप्सरा। 1957 में इसको कमीशन किया गया था। होमी जहांगीर बाबा जी के बारे में ध्यान रखिएगा, इनके बारे में फैक्ट ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, एंड दैट इज कि इनको फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, क्लियर है। और नरोरा है आपका उत्तर प्रदेश में, यूपी में। राजस्थान में आपका रावत भाटा है, ककरापार आपका गुजरात में है। कैगा कर्नाटक में है, वो तो साफ साफ दिख ही रहा है, ठीक है। तमिलनाडु में आपका कुंडनकुलम है, और यहीं पे है आपका कलपक्कम, ठीक है, कलपक्कम है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें से न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है यहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर, तो विजयवाड़ा में नहीं है, ठीक है। विजयवाड़ा जो आंध्र प्रदेश में, ये आपका थर्मल पावर प्लांट है, ठीक। और अगर पूछ ले आपसे सबसे ज़्यादा कैपेसिटी का कौन सा है, तो ये है आपका, ठीक है, ये लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो कुंडनकिला में। यहीं पे आपका नेवेली है ना, नेवेली जो किसके लिए फेमस है, जरा बताइए। नेवेली जो तमिलनाडु में है, किसके लिए फेमस है। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं जीके के, अब शुरू होंगे साइंस के। तो पहला क्वेश्चन आई थिंक बड़ा आसान क्वेश्चन है, वाइटामिन पे बेस्ड रही है। तो वाइटामिन A, B12, C, D, बताइए जल्दी से। क्या 19 पे बफरिंग हुआ था, क्या 19 क्वेश्चन नंबर पे। और भाई तैयार रहिएगा अपकमिंग संडे को, ठीक है। जितने भी मैं लेक्चर्स करवाऊँगा ना, उसका आपका एक कॉमन टेस्ट होगा परमार अकेडमी एप्लीकेशन पे, ठीक है। तो रिवीजन करके तैयार रहिएगा, परमार अकेडमी ऐप पे उसका टेस्ट भी होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था यार, भूला, हाँ। तो नेवेली जो है ना तमिलनाडु पे, तो ये लिग्नाइट कोल फील्ड के लिए फेमस है। लिग्नाइट जो कोल्ड होता है, लिग्नाइट जो कोल होता है उसके लिए, ठीक है। तो विटामिन A का नाम क्या है, रेटिनॉल है। रात में दिखता नहीं है ना, विटामिन A की कमी हो जाती है तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, ज़ेरोप्थैल्मिया हो जाता है, ठीक है, आइज़ में ड्राइनेस हो जाती है, तो रेटिनॉल। विटामिन B12 कल ही बताया था, साइनोकोबालामीन, तो ये हो जाएगा C एस्कॉर्बिक एसिड, और D कैल्सीफ्रॉल या फिर एर्गो कैल्सीफ्रॉल। और विटामिन D का अगर डेफिशिएंसी हुआ तो क्या हो जाता है,
तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आप टिक कर सकते हैं BCAD, ठीक है, ठीक है ना। तो BCAD कहाँ पर है, BCAD ये रहा आपका। डेफिशिएंसी से एक तो रिकेट तो हो ही जाता है, रिकेट्स प्लस ध्यान रखिएगा जो ऑस्टियोपोरोसिस है, यानी कि जो आपकी हड्डी है उसमें छः टाइप हो जाएंगे, तो ऑस्टियोपोरोसिस, और आपकी जो हड्डियाँ हैं वो वीक हो जाएंगी, तो उसको हम ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं, ठीक। वहीं अगर हम बात करेंगे तो विटामिन डी के जो प्रमुख स्रोत है वो है सनलाइट, ठीक है, इसका प्रमुख स्रोत है। और जो फिश ऑयल है ना, वो भी इसका प्रमुख स्रोत है विटामिन डी का। बाकी तो यार विटामिन बी के कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं ये बता दो बस। अब विटामिन के बारे में हम अब क्वेश्चन देखने वाले हैं नहीं, बिकॉज सारे तरह के क्वेश्चन हम देख चुके हैं विटामिन में भी, ठीक है, कि वाटर सॉल्युबल BC होते हैं, फैट सॉल्युबल यानी कि वसा में घुलनशील कीड़ा होता है यानी कि KEDA। विटामिन बी के 8 कॉम्प्लेक्सेस के बारे में कल भी पढ़ा था, उससे पहले भी पढ़ा था कि 8 ही कॉम्प्लेक्सेस कौन होते हैं, क्या डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज़ होती है और इनका साइंटिफिक नेम क्या है। कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड CaOCl2, तो इसका कॉमन नेम क्या है ये भी अगर आप याद करें तो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, कि इसका कॉमन नेम वॉशिंग सोडा है। वॉशिंग सोडा तो भाई ये होता है सोडियम कार्बोनेट, इसमें 10 जो वाटर के मॉलिक्यूल लगे रहते हैं, इसको हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं। इसके यूजेस क्या हैं वॉशिंग सोडा के, तो वॉशिंग पाउडर, निरमा, दूध सी सफ़ेदी। तो यूजेस क्या हैं, एक तो परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने के लिए, टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं, प्लस ग्लास और जो सोप जो इंडस्ट्री होती है वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है वॉशिंग सोडा का, ठीक है। जिप्सम क्या होता है, जिप्सम इज़ कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेटेड, दैट इज़ 2H2O, 2 वाटर के मॉलिक्यूल अगर अटैच कर देंगे तो। और अगर इसको मैंने व्हेन जिप्सम विच इज़ CSO4.2H2O, अगर इसको मैं 373 केल्विन पे हीट कर दूं तो ये क्या बन जाएगा। बेकिंग सोडा की अगर बात करेंगे तो ये होता है आपका NaHCO3 विच इज़ नथिंग बट सोडियम बाई कार्बोनेट। और इसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है सोडियम बाई कार्बोनेट का, तो इसको तो हम एक तो बेकिंग पाउडर बनाने में इस्तेमाल करते हैं। बेकिंग पाउडर क्या होता है, तो बेकिंग पाउडर होता है जब हम बेकिंग सोडा को एक माइल्ड एडिबल एसिड में डाल देंगे। इसको अगर हम एक माइल्ड एडिबल एसिड में अगर डाल देंगे ना तो ये बन जाएगा बेकिंग पाउडर। और इसको एज हम एंटासिड के तौर पे भी यूज़ कर लेते हैं, यानी कि पेट की एसिडिटी को ख़त्म करने के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। इसको सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पे यानी कि आग बुझाने के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। जहाँ पर हम एक एसिड को ले लेते हैं फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर, मेनली जैसे कि वो H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड, और उसके साथ जब ये रिएक्शन करता है, होता क्या है ना कि जब इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हम बेकिंग पाउडर भी बनाते हैं कि भाई जैसे NaHCO3 है, ठीक है, तो इसको अगर हम कैसे लिखूँ मैं, जिसमें जैसे इसमें मैं अगर एसिड मिला दूंगा तो CO2 गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये वो गैस है विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। आपको पता होना चाहिए CO2 टर्न्स लाइम वाटर जो होता है। लाइम वाटर क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कल रिएक्शन पढ़ाई थी CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 CaCO3 चूना वाली, तो चूना ही तो है, तो चूना को जो है दूधिया में कन्वर्ट करता है लाइम वाटर मिल्की, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो इसी वजह से होता क्या है ना, बेकरी इंडस्ट्री में इसको यूज़ करते हैं कि भाई जब बेकिंग सोडा को डालेंगे तो उससे क्या होगा ना कि CO2 निकलेगा और उसके वजह से फ्लफ़ी बन जाता है, फूल जाता है वो, ठीक है। और इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पे भी इसको यूज़ किया जाता है। तो जिप्सम को अगर 373 केल्विन में हीट करेंगे तो इसका 1.5 वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा एंड इट वुड बिकम POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, विच इज़ नथिंग बट कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट का मतलब है आधा वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पर लगा हुआ है। And this CaCl2 is bleaching powder which is also known as calcium oxychloride या फिर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, नहीं हाइपोक्लोराइट, ठीक है। इसके यूजेस क्या हैं, व्हाट आर द यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, तो आई थिंक मैंने पहले भी लिखवाया होगा आपको कि एक तो इसको ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। ब्लीचिंग एजेंट के तौर पे कहाँ पे यूज़ करेंगे, तो एक तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ कर लेंगे, एक तो पेपर जो इंडस्ट्री होती है वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं इसको, वुड एंड पेपर वुड इंडस्ट्री वगैरह में, ठीक है।
एंड इसको और हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो इसको हम वाटर के लिए एज अ डिसइंफेक्टेंट एजेंट यूज़ करते हैं। डिसइंफेक्टेंट यानी कि वाटर को प्योरीफाई करने के लिए डिसइंफेक्टेंट एजेंट। और इसका एक यूज़ ये होता है कि ये आपका एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो इसमें ऑक्सीजन है, ये इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रॉपर्टी देता है। इट इज़ अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ब्लीचिंग पाउडर जो होता है आपका, ठीक है। एंड और क्या पूछा था मैंने यहाँ पे आपसे, और जिप्सम का ध्यान रखना, जो अल्कलाइन सॉइल होती है उसको ट्रीट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अल्कलाइन सॉइल को ट्रीट करने के लिए, जैसे लाइम को यूज़ करते हैं एसिडिक सॉइल को ट्रीट करने के लिए, वैसे इसको यहाँ पे, है ना। और तो और कुछ बचा नहीं है। बेकिंग सोडा के भी मैंने आपको यूजेस बता दिए हैं। तो इसी को जब हम इसको पानी डाल देते हैं काइंड ऑफ, तो ये 10 वाटर के मॉलिक्यूल ले लेता है और ये वॉशिंग सोडा बन जाता है, ठीक है। इसी तरह ज़रा यहाँ पर आप बता दीजिए कि ये क्या है। दूसरे कलर से लिख देते हैं सो दैट कि ये क्या है, कॉमन नेम बताओ आप इनका, ठीक है। कॉमन नेम ये हैं आपके हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। कॉमन नेम बताओ। विच अमंग द फॉलोइंग कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। निम्नलिखित में से कौन रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन से मोटर, डायनेमो, बैटरी या फिर जनरेटर। तो ये है आपका वाइट विट्रियोल, इसको हिंदी में सफ़ेद थोथा बोलते हैं। ये ग्रीन विट्रियोल, हरा वाला, और ये ब्लू वाला, ठीक। तो इलेक्ट्रिकल को केमिकल को इलेक्ट्रिकल में बदल रहा है। तो मोटर किसको किस में बदलता है, तो मोटर बदलता है इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में, यानी कि विद्युत को यांत्रिक में, मैकेनिकल को। और इसका जस्ट उल्टा काम करता है डायनेमो, ठीक है। डायनेमो जो है ये मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलता है। और यही सेम काम एक और भाई करता है अपना, कौन है वो बताओ जल्दी से। बैटरी होगा जो एक केमिकल्स को इलेक्ट्रिकल में बदल देता है, और यही सेम काम जो है जनरेटर करता है मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में बदलने वाला, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी को, क्लियर है यहाँ तक सभी को। और ज़रा ये बताओ कि जो जनरेटर होता है, ठीक है, ये फ्लेमिंग के किस कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे काम करता है या फिर राइट हैंड रूल पे काम करता है, बता दीजिए। रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ, तो लोहे में जंग लगना किसका सामान्य उदाहरण है, ये आपको बताना है। चलो भाई, तो यहाँ पे ध्यान रखना, पहले मैं इसका आंसर बताता हूँ कि जनरेटर में, अभी मैं फ्लेमिंग का लेफ्ट और राइट हैंड रूल समझा नहीं रहा हूँ, बस अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो। फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है वो इसमें काम करता है, ठीक है। राइट हैंड रूल अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, ठीक है। और इसमें आपका जो लेफ्ट हैंड रूल है वो काम करता है। क्लियर। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना किसका सामान्य उदाहरण है, तो ये फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है, एक्सोथर्मिक चेंज, एंडोथर्मिक चेंज या फिर केमिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन यानी लोहे में जंग लग रही है। तो देखो दो तरह के चेंजेस होते हैं, एक फिजिकल और एक केमिकल, भौतिक और रासायनिक। तो भौतिक चेंज वो होते हैं जो कि आपके रिवर्सिबल नेचर के होते हैं, उनको फिर से हम रिवर्स कर सकते हैं। जैसे कि अगर पानी जम के अगर आपका हो गया बर्फ़, ठीक है, तो बर्फ़ फिर से पिघल के पानी हो सकती है, तो ये रिवर्सिबल है, फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज है, फॉर एग्जाम्पल दूध दही बन गया, क्या उस दही को मैं फिर से दूध बना सकता हूँ, नहीं। तो यानी कि इरिवर्सिबल नेचर का होता है, उसको मैं रिवर्स नहीं कर सकता, और इसमें कोई केमिकल रिएक्शन होती है, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है फिजिकल चेंज में। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे कि फिजिकल चेंज में जैसे मेल्टिंग हो गई, पिघलना जो अभी मैंने बताया, श्रेडिंग हो गया, चॉपिंग यानी कि अगर मैं किसी चीज़ को जैसे कि काट रहा हूँ तो काट के फिर से तो मैं जोड़ सकता हूँ। बॉयलिंग है, तो बॉयलिंग क्या है कि ये जैसे मैं पानी को बॉयल कर रहा हूँ वेपर्स, तो वेपर्स को मैं फिर से पानी में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो जहाँ पर आपका स्टेट चेंज हो रहा है, ठीक है, स्टेट चेंज हो रहा है सिर्फ, तो वो आपका फिजिकल चेंज है, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, गैस, इस तरह का। यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आपका जैसे कंबशन, जलना, कंबशन किस तरह की रिएक्शन होती है ज़रा बताइए। तो इसमें क्या, लकड़ी जल के राख बन गई, राख को क्या मैं फिर लकड़ी बना सकता हूँ, नो। रॉटिंग, सड़ना, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो, रस्टिंग यानी कि जो जंग लगना होता है। तो कमेंट में आपको बताना है कि जो रस्टिंग होती है, ठीक है, ये एक तरह का करोजन होता है,
कोरोजन होता है आयरन में, आयरन में जब कोरोजन होता है उसको रस्टिंग बोलते हैं। ये किस तरह की रिएक्शन होती है, किस तरह की ये अभिक्रिया होती है। और कोरोजन जब, और ये किस कलर का होता है, ये आपका ये आयरन ऑक्साइड होता है। ये आयरन ऑक्साइड होता है जो रेड कलर का होता है, ठीक है, रेड कलर होता है। इसी तरह जो कॉपर में लगती है कोरोजन, उसको हम वो किस कलर का होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो रस्टिंग क्या मैंने पूछा था, पहली बात तो ये रिएक्शन कौन सी होती है, तो ये आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। यही सेम ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है आपकी जो रैंसिडिटी होती है। रैंसिडिटी क्या होता है, तो आपने सुना होगा चिप्स जो पैकेट होते हैं उनमें ऑक्सीजन नहीं भरी जाती, उनमें नाइट्रोजन भरी जाती है चिप्स पैकेट में। क्यों? क्योंकि जो चिप्स में फ़ैट प्रेजेंट है, जो ऑयल है वो फैट है। तो फैट क्या है ना कि ऑक्सीजन को ले लेगा अंदर, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए नाइट्रोजन को उसमें फिल किया जाता है चिप्स पैकेट में, सो दैट की रैंसिडिटी ना हो जाए, क्योंकि रैंसिडिटी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। कॉपर में जो कोरोजन होता है तो कॉपर कार्बोनेट की ग्रीन लेयर बनती है। कॉपर कार्बोनेट की ग्रीन लेयर यानी कि हरी हरी परत चढ़ती है। हरी हरी चूड़ियाँ, गाना है ना ये, ठीक है। तो ये इरिवर्सिबल होता है केमिकल चेंज, और फिजिकल चेंज जो होता है वो रिवर्सिबल नेचर का होता है। क्लियर है? एक एग्जाम्पल आप बता दीजिए, एंड दैट इज, यहाँ पे लिख देते हैं बर्निंग ऑफ कैंडल। बर्निंग ऑफ कैंडल, मोमबत्ती का जलना। ये होमवर्क क्वेश्चन नहीं, अभी बताएंगे इसको, तो बताओ कौन सा चेंज है ये। होमवर्क क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन ये है, इन व्हाट फॉर्म इज द एनर्जी डिराइव फ्रॉम द फूड दैट वी ईट इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी। तो हम जो भोजन करते हैं उसमें प्राप्त ऊर्जा हमारे शरीर में किस रूप से संचित होती है। तो जो बर्निंग ऑफ कैंडल है ये आपका फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों होता है ये आपका, ठीक है। क्योंकि मोम पिघलती है तो फिजिकल चेंज है, और मोम पिघल के जो थ्रेड के पास चली जाती है वो वेपराइज हो जाती है, एंड जो थ्रेड जलता है उसको हम वापस नहीं ला सकते हैं, तो वो केमिकल चेंज होता है, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर का जो होमवर्क क्वेश्चन था वो कुछ इस प्रकार था कि सेल साइकिल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत था ये आपको बताना है। तो सेल साइकिल, तो जब सेल एक डिवाइड करती, सेल मतलब जब बनती है वो बड़ी होती है, धीरे धीरे वो डिवाइड होती है। जैसे आप हैं, आप पैदा हुए होंगे, आप धीरे धीरे बड़े हुए होंगे, फिर आप भी पैदा करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें चलती हैं। तो इसी तरह सेल के साथ भी चलता है। तो भाई जो सेल होता है सबसे पहले तो ग्रो करता है, तो उसका वो पहला फेज़ होता है जीवन। देन वो अपने डीएनए को सिंथेसाइज करेगा, पढ़ाई लिखाई करेगा, ठीक, करियर बनाएगा। देन करियर जब ग्रोथ, ठीक है, काइंड ऑफ धीरे धीरे बड़ा होगा, ठीक है, एस डीएनए सिंथेसिस। फिर धीरे धीरे वो ग्रोथ अपनी बनाएगा, ग्रोथ करेगा, ठीक है, सो दैट कि वो माइटोसिस हो सके, उसका विवाह हो सके और वो भी प्रोड्यूस कर सके ठीक है। तो ग्रोथ एंड प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस होगी और एम फेज में माइटोसिस हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पर अब स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। इन एम फेज सेल ग्रोथ फिजिकली लार्जर एंड कॉपीज ऑर्गेनल्स, यही गलत हो जाएगा आपको। एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, फिर डीएनए का सिंथेसिस होता है। जी1 फेज में सेल ग्रो करता है फिजिकली, ठीक है, ये सही है आपका। और प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस जी2 में शुरू हो जाती है। और ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये जो आपका माइटोसिस होता है, इसको भी हम, ये जो माइटोसिस का होता है इसको हम सर्टेन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो माइटोसिस आपको दिख रहा है ना, इसको हम सर्टेन पार्ट्स में, या तो मैं, चलो एक सेकंड रुको, ऐसे लिख देता हूँ, ऐसे बनाता हूँ, ध्यान से देखना इसको। ये होता है आपका प्रोफेस, इसके तहत आता है। देन आता है आपका ये मेटाफेस, देन आता है आपका, मतलब ये प्रोफेस हो गया, ठीक है, ये मेटाफेस हो गया, ये आपका एनाफेस हो जाएगा, एनाफेस, ठीक है, और ये हो जाएगा टीलोफेस, ठीक है। तो ये फेजेस ध्यान रखना माइटोसिस की। प्रोफेस, ठीक है, तो PMAT, ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेस, पी मैट करके याद कर सकते हो, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेस और टीलोफेस, ठीक है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द लेक्चर। अब आपका कितना स्कोर आया जरा कमेंट में आप बता दीजिए। एंड जिन लोगों को नोट्स चाहिए होंगे तो वो यहाँ से जाके ले लेंगे, परमार एकेडमी एप्लीकेशन में रेलवे PY की सीरीज़ करके जो बैच बना हुआ है वहाँ से। होमवर्क क्वेश्चन में निट्टो लगा दिए क्या? 14 सही है मास्टर साहब। अच्छा, हम लोग पता है गाँव में मार साहब बोलते थे, मार साहब। 18 आए हैं विराटियन के, अमन के हैं 14, और अच्छा प्रिया जैसा है क्या? 14 सही है, अच्छा ठीक है अमन।
गुरुजी जस्ट अभी राजस्थान पीएससी 2025 प्री रिजल्ट अनाउंस हुआ है, प्री क्लियर्ड हो गया है। बहुत सही बेटा आनंद, यू मेड मी प्राउड आनंद। अभी कुछ दिन पहले ही तुमने कमेंट किया था कि सर बहुत अच्छा गया है राजस्थान का पीसीएस एंड फाइनली क्लियर हो गया। दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ आनंद, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत अच्छा लगा सुन के। ठीक, और इसलिए भी अच्छा लगा क्योंकि काफ़ी पुराने स्टूडेंट हो सीडीएस के टाइम से, है ना। जब एसएससी के लिए नहीं पढ़ाता था तब से आप स्टूडेंट हो, तो वो मतलब सुन के कि भाई पुराने स्टूडेंट जब अच्छा करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत अच्छा लगता है ना। कौशिक जी, चिप्स पैकेट में नाइट्रोजन का कारण ये होता है कि अगर हम नाइट्रोजन नहीं भरेंगे ऑक्सीजन चली जाएगी उसके तहत, तो चिप्स में जो फ़ैट है तो फैट ऑक्सीडाइज हो जाएगा और वो गंद मारने लगेगा, गंद मारने लगेगा जो चिप्स है। जैसे नाइट्रोजन क्या होता है ना, वो रिएक्ट नहीं करती। जैसे कि जब हम इनहेल करते हैं, मैंने इनहेल किया तो जितने भी एटमॉस्फेयर में वो सारी गैसेस गई होंगी, और एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा तो नाइट्रोजन होती है, लेकिन वो जैसे जाती है वो बाहर निकल आती है क्योंकि वो रिएक्टिव नहीं है, वो रिएक्ट नहीं करती वो। उसी तरह रोहित शर्मा आउट हो गया। अच्छा, आउट हो गया क्या? चलो भाई, थैंक यू सभी को। एंड 12 सही हुए कोई नहीं, आपको बस रेगुलर रहना, रिवीजन करते रहना, बाकी तो एग्ज़ाम में आपके बढ़िया ही स्कोर आने वाला है, नो डाउट। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद सभी को, है ना। थैंक यू। इसकी पीडीएफ आपको परमार एसएससी टेलीग्राम पे मिल जाएगी, है ना। थैंक यू।